आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। लिटिल फैटी ने शिल्पी के दिव्य सागर को सील कर दिया और फिर उसे राजपुर राजधानी में घसीट लाया। आरव ने उसे एक नजर देखा। मन ही मन अपराध बोध से भरकर उसने आह भरते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? ये मामला मेरी गलती थी, मुझे बेतुका अंदाजा नहीं लगाना चाहिए था। तुम ऐसे अपनी जान गंवा दोगे। छोटा फैटी हंसा और बोला, आरव, तुम बहुत होशियार हो। मैं पुलकित भी बेवकूफ नहीं हूं। तुम बहुत नेकदिल इंसान हो। जब हम इत्तेफाक से मिले थे तब तुमने मदद का हाथ बढ़ाया। जरूर कोई वजह रही होगी कि तुम्हें मुझ पर शक हुआ। आरव दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी का दिल साफ होगा। छोटा फैटी अचानक फिर से अपना चेहरा बदल गया और बहुत सावधानी से बोला, आरव, क्या सब ठीक है? उस लेखराज धनपाल ने जाने से पहले बहुत ही बेरमी से शब्द कहे थे। आरव मुस्कुराया और बोला, वो तो बस खुद को ही बाहर निकलने का रास्ता दे रहा है। धनपाल परिवार ने जो कुछ गलत किया है वो हमसे भी ज्यादा साफ है। इस घटना के बाद वो सिर्फ टूटे हुए दांतों को ही अपने पेट में निगल सकता है। 1 महीने के बाद तलवार मकबरा दूसरा स्तर के लिए मुझे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई तन्मय को परेशान करना होगा। आरव तलवार मकबरा के बाहर लॉबी में आए और तन्मय को उनका अकादमी टोकन दिया। तन्मय ने आरव की ओर देखा। उनकी निगाहें एक उलझन भरी नजर से भर गई। तलवार मकबरा दूसरा स्तर, हर बार 40 अंक काटने होंगे। तन्मय ने कहा, हाँ, मुझे पता है। मुझे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई तन्मय को परेशान करना होगा। आरव ने विनम्रता से कहा। तन्मय ने अपना सिर हिलाया और आरव को अंक काटने में मदद की। आरव ने टोकन लिया और सीधे तलवार मकबरा में प्रवेश किया। हे तन्मय, तुम्हारे चेहरे पर क्या भाव है? वो बच्चा कौन है? इस समय एक आंतरिक प्रांगण का शिष्य लॉबी में दाखिल हुआ। तन्मय के चेहरे पर अजीब भाव देखकर वो पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। तन्मय ने हाथ से चुप रहने का इशारा किया और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, चुप रहो। समय, थोड़ा धीरे करो। तुम उसे पहचानते भी नहीं? क्या तुम सच में हमारे सप्त मार्शल गुरुकुल में से कोई हो? समय मुस्कुराई और बोली, एक मिडिल स्टेज ग्रोटो प्रोफाउंड नौसिखिया। मैं उसे किस लिए जानती हूं? तन्मय ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, इन दिनों अकादमी में सबसे ज्यादा चर्चा में कौन है? समय नामक लड़के ने स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर तुरंत एक हैरानी भरी नजर आ गई और उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, तुम कह रही हो कि वो आरव है? तन्मय ने कहा, वरना वो और कौन हो सकता है? सुना है कि उस तरफ कमांडर झाओं पर फैसला आ चुका है जिसमें आरव को निर्दोष ठहराया गया है। उसने बिना पलक झपकाए धनपाल परिवार के सीधे वंशज को मार डाला। और तो और वो अब तलवार को समझने के लिए पूरी तरह सुरक्षित मकबरा में भी प्रवेश कर सकता है। तो आपको क्या लगता है मुझे कैसा मुंह बनाना चाहिए? समय ने ठंडी सांस ली और कहा, अफसोस की बात है, मैं उस दिन बंद एकांत में था और उसे देख नहीं पाया। शिल्पी, वो छोटी शैतान, पूरे वो मेंग राजधानी शहर में कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बार वो एक बड़े शैतान के हाथों में पड़ जाएगी। उस दिन तन्मय भी वहां मौजूद था। वो तो बस मजे में शामिल होने और ये देखने गया था कि लिटिल फैटी के साथ कैसा दुर्व्यवहार होगा। लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि आरव आधे रास्ते में ही हमला कर देगा और सीधे शिल्पी को मार डालेगा। उस समय उसका पूरा शरीर अवाक रह गया। उसे तो ये भी लगा कि उसने चीजें गलत देखी है। उस समय का जिक्र सुनकर तन्मय के मन में अभी भी डर था और उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है। लेकिन उस समय उसने बस इशारा किया और किन पेयू मर गया। उसने पलक तक नहीं झपकाई, बिल्कुल मुर्गे की तरह। उस समय मुझे भी लगा था कि इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन फिर मुझे उम्मीद नहीं थी कि टावर लॉर्ड राम कुमार को खुद आगे आकर चौंका देंगे। समय मुस्कुराया और बोला, इस आदमी की हिम्मत वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन अब से सीनियर अप्रेंटिस भाई नक्श धनपाल शायद उसे छोड़ेंगे नहीं, है ना? तन्मय हंसा और बोला, तुम्हें क्या पता? सीनियर अप्रेंटिस भाई नक्श धनपाल का उससे बहुत पहले ही झगड़ा हो चुका है। पिछली बार उसने आरव के मुंह पर कहा था कि आरव तो पहले ही मर चुका है। आखिरकार आरव नहीं मरा, बल्कि उसकी सगी बहन मर गई। समय का चेहरा सख्त हो गया और उसने कहा, क्या अभी ऐसी कोई चीज है? तन्मय ने कहा, और क्या? वे यहां बातें कर रहे थे, मैं तो बिल्कुल पास में था।
समय ने कहा, इस लड़के में ऐसी क्या क्षमता है कि वो टावर लॉर्ड रामकुमार को आगे ला सके? तन्मय ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा, है, राजपुर प्लाजा वाली घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, जिसकी वजह से अकादमी के कई लोग एक और मामले पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। दरअसल उससे पहले आरव ने एक और जबरदस्त बड़ा काम किया था। तन्मय ने उस दिन आरव द्वारा तलवार खींचने की घटना का जिक्र किया, जिससे समय की आंखें चौड़ी हो गई। वहां क्या अभी ऐसी कोई चीज है? समय ने अविश्वास भरी नजरों से कहा। तन्मय के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि थी और वो अभी दिखावा करने ही वाला था कि तभी एक और व्यक्ति लॉबी में दाखिल हुआ। क्या आरव अंदर गया? अमन धनपाल ने पूछा। तन्मय का चेहरा मुरझा गया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अभी अंदर गया था। अमन धनपाल का चेहरा उदास हो गया। तन्मय को टोकन देते हुए उसने गंभीर स्वर में कहा, तलवार मकबरा दूसरा तल, 1 महीना। जब अमन धनपाल तलवार मकबरा में दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि आरव पहले ही दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुके थे। दूसरे स्तर पर आसपास मौजूद लोगों की संख्या पहले स्तर के लोगों से स्पष्ट रूप से ज्यादा थी। लेकिन अमन धनपाल ने आरव को एक नजर में ही पहचान लिया, क्योंकि तलवारों की कब्रों वाले इलाके में वो बहुत ही विशिष्ट लग रहे थे। आरव फिर से साधना करने के लिए उसी तरह की आत्मक्षतिकारी विधि का इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरे स्तर की कठिनाई पहले स्तर से कहीं ज्यादा थी। अमन धनपाल ने पहले स्तर को पार करने के लिए केवल 3 प्रयास किए, जो कि 3 महीने का समय था। लेकिन दूसरे स्तर के लिए उन्होंने पहले ही लगभग 1 साल तक प्रशिक्षण लिया था और फिर भी वे सफल नहीं हो पाए। हर स्तर जितना गहरा होता गया, तलवार की नीयत उतनी ही शक्तिशाली होती गई। इसे पार करने में सफल होने के लिए एक उचित क्रम में क्रमिक प्रक्रिया होनी जरूरी थी। बेशक आरव पूरी तरह से एक अपवाद था। तलवार मकबरा में राउंड क्लियर करने का ताकत से कोई लेना देना नहीं था। यह तो बस अवधारणा को देखना था। तलवार दांव के नियमों की समझ जितनी गहरी होगी, स्तरों को पार करते समय उतनी ही गहनता होगी। बेशक अगर किसी की ताकत शक्तिशाली थी तो शक्तिशाली ताकत पर भरोसा करके वो भी इसी तरह पार कर सकता था। अमन धनपाल की ताकत के साथ अगर जोर लगाकर पार किया जाए तो तीसरे स्तर को पार करना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन वो तलवार दांव के नियमों को समझना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर गति धीमी कर दी और नियमों की समझ बढ़ा दी। इस तलवार मकबरा में प्रत्येक स्तर में तलवार दांव के अनगिनत नियम थे। कोई कितना समझ सकता था, यह उसकी अपनी समझ की क्षमता पर निर्भर करता था। जहां तक इस तरह के आरव की बात है, ताकत के हिसाब से पहले स्तर को पार करना असंभव था, फिर भी वो पास हो गया। इसके अलावा यह एक बहुत ही विचित्र तरीके से पार हो रहा था। अब यह आदमी फिर से खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। यह तो आरव की विधि थी, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। एक बार जब वे थोड़े ढीले पड़ जाते तो सर्वव्यापी तलवार दांव के प्रहार उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देते। अमन धनपाल का चेहरा उतर गया और वो तलवार मकबरा में प्रवेश कर गया। 1 महीने बाद जब आरव अपने जख्मों से लथपथ शरीर को घसीटते हुए बाहर निकला तो उसने पाया कि अमन धनपाल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आरव ने उसे एक नजर देखा और कहा, अगर तुम मुझे तीखे शब्द कहने आए हो तो अपनी सांसें बर्बाद मत करो। अमन धनपाल ने कहा, शिल्पी के अपराध मौत के लायक थे, वो मेरे तीखे शब्दों के लायक नहीं है। अमन धनपाल की बातों से आरव को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, वो तुम्हारी छोटी बहन थी, तुम भी थोड़े ज्यादा ठंडे खून के हो, है ना? अमन धनपाल ने ठंडे स्वर में कहा, बड़े परिवारों में तुम जिस गर्मजोशी की बात कर रहे हो वो कहाँ होती है? बचपन से ही उसने मुझे कभी बड़ा भाई नहीं माना। आरव की निगाहें टिमटिमा गई। अमन धनपाल के शब्द हल्के फुल्के थे, लेकिन शायद इसके पीछे कई अनकही कहानियां थी। तो फिर तुम मेरा इंतजार किस लिए कर रहे हो? आरव ने उत्सुकता से पूछा। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। यह कहते ही अमन धनपाल के शब्दों में कुछ खलबली मच गई। आरव की भौहें तंग गई और उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुमने अभी कहा था कि उसके अपराध मौत के लायक है। अमन धनपाल को आरव के इस रवैये का बहुत पहले से अंदाजा था और उसने कहा, उस दिन के बाद परिवार का मुखिया मुझे ढूंढने आया। उसने ये प्रस्ताव रखा और मुझे तुम्हारे साथ लड़ाई का इंतजाम करने पर मजबूर किया, क्योंकि सिर्फ इसी तरह से तुम्हें मारा जा सकता है। अकादमी में वे प्रतिस्पर्धा की वकालत करते थे, लेकिन वे छात्रों को निजी तौर पर एक दूसरे की हत्या करने से रोकते थे। लेकिन जिंदगी मौत की लड़ाई ही मामले को सुलझाने का एकमात्र रास्ता थी। आरव मुस्कुराया और बोला, अरे, लगता है तुम धनपाल परिवार के लोगों की नजर में सिर्फ एक औजार हो। तुम्हारी प्रतिभा इतनी अच्छी है, फिर भी तुम एक औजार बनकर रह जाने को तैयार हो। अमन धनपाल का चेहरा थोड़ा उतर गया और उसने कहा, मेरे पास कोई चारा नहीं है और मैं तुमसे लड़ने के लिए तरस रहा हूं। अमन धनपाल थोड़ा रुका और फिर बोला, और हां, मुझे पता है कि तुम जरूर मान जाओगे, क्योंकि तुम्हारी तरक्की मुझे रोक नहीं सकती।
आरव ने अमन धनपाल को हैरानी से देखा और कहा, तुम बाकी धनपाल परिवार से अलग हो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, लेकिन अभी मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे 3 साल का समय दो, तुम और मैं लड़ेंगे। धनपाल परिवार के हॉल में लेखराज धनपाल पिता लेखराज और पुत्र नस्क दाहिनी ओर बैठे थे और अमन धनपाल बाई ओर खड़ा था। कैसा रहा? क्या वो मान गया? लेखराज धनपाल ने गंभीर स्वर में पूछा। स्वर्ण तलवार टोकन प्राप्त करने वाले इस शाखा भतीजे के प्रति उसके मन में ज्यादा विनम्रता नहीं थी। एक नजर में ही उसका उच्च और शक्तिशाली रवैया साफ दिखाई दे रहा था। लेखराज धनपाल को भी दोष नहीं दिया जा सकता था। धनपाल परिवार की प्रतिभाएं सचमुच बहुत ज्यादा थी। खासकर नक्श धनपाल के प्रकाश की आड़ में अमन धनपाल की उपलब्धियां इतनी चमकदार नहीं थी। उसने और मैंने 3 साल का समझौता किया है, अमन धनपाल ने कहा। लेखराज धनपाल पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, फिर भौहें सिकोड़कर दुखी होकर बोला, 3 साल क्यों? 3 साल में तो बहुत ज्यादा बदलाव हो जाते हैं। अमन धनपाल मन ही मन दुखी था, लेकिन लेखराज धनपाल के सामने उसने फिर भी गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं की और धैर्यपूर्वक केवल इतना ही कह सका, जीवन मरण की लड़ाई के लिए सहमत होना दोनों पक्षों की अपनी इच्छा से होना चाहिए। वो अभी ग्रोटो प्रोफाउंड के मध्य चरण में है। जीवन मरण की लड़ाई में तुरंत शामिल होना खुद को मौत के घाट उतारने के समान होगा। वो इसके लिए सहमत नहीं होगा। लेखराज धनपाल ने भौहें चढ़ाई और कहा, क्या यह संभव है कि इन 3 वर्षों में उसकी शक्ति छलांग लगाकर इतनी बढ़ जाए कि वो आपसे मुकाबला कर सके? अमन धनपाल की शक्ति के बारे में उसे बिल्कुल स्पष्ट था। एक ही पीढ़ी के लोगों में प्रतिद्वंद्वी होना दुर्लभ था। आरव के प्रदर्शन के बारे में वे सभी इसके बारे में जान चुके थे। युद्ध शक्ति में वो अमन धनपाल से बिल्कुल ही कमतर था। अमन धनपाल उससे 2 छोटे लोग ऊपर था। इसके अलावा उसकी अवधारणाएं और समझ बहुत ऊंची थी। देवता क्षेत्र में यह लगभग एक दुर्गम अंतर था। देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के लिए 3 साल का समय बस एक झटके के बराबर था। इतने समय में आरव क्या कर सकता था? अमन धनपाल ने इसके बारे में सोचा और कहा, मुझे लगता है कि उसे एक तरह की युद्ध तकनीक समझनी चाहिए। उसे 3 साल के भीतर इसे सफलतापूर्वक समझने का पूरा भरोसा है। यही उसका भरोसा होना चाहिए। लेखराज धनपाल सोच में पड़ गया। अचानक बोला, तो क्या तुम्हें 3 साल बाद उसे मार डालने का भरोसा है? अमन धनपाल ने दृढ़ दृष्टि से कहा, परिवार प्रमुख निश्चिंत रहें। इन 3 वर्षों में ये अमन धनपाल पूरी ताकत से तलवार मकबरा के चौथे स्तर पर हमला करेगा। 3 साल बाद मैं उसे अपनी तलवार से जरूर काट डालूंगा। लेखराज धनपाल ने सिर हिलाया और अमन धनपाल से कहा, अच्छा, अगर इन 3 वर्षों में आपको किसी संसाधन की जरूरत हो तो बेझिझक परिवार से मांग लीजिए, लेकिन यह लड़ाई तुम्हें जरूर जीतनी चाहिए। अमन धनपाल ने मुठ्ठियां भींच ली और कहा, हाँ परिवार प्रमुख, ठीक है, घर वापस जाकर अपने माता पिता से मिल लीजिए। लेखराज धनपाल ने हाथ हिलाकर अमन को जाने दिया। अमन धनपाल के जाने के बाद लेखराज धनपाल ने नक्श धनपाल से कहा, आपके विचार से अमन धनपाल के जीतने की कितनी संभावना है? नक्श धनपाल ने कहा, अगर दूसरे होते तो छोटे भाई अमन की ताकत के साथ कोई सस्पेंस नहीं होता, लेकिन अगर प्रतिद्वंद्वी आरव है तो उसकी जीत की संभावना शायद कम हो जाएगी। लेखराज धनपाल का चेहरा उतर गया और उसने कहा, ऐसा कैसे? नक्श धनपाल मुस्कुराया और बोला, पिताजी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे भाई अमन की ताकत के साथ अगर वो 3 साल के अंदर चौथा स्तर पार कर लेता है तो जीत की संभावना कम से कम 80% से ऊपर है। मैं उस आरव के बारे में चिंतित हूं, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वो कुछ हद तक अप्रत्याशित है। लेखराज धनपाल ने भौहें चढ़ाई और कहा, आप तलवार मकबरा के पहले स्तर पर हुई घटना के बारे में बात कर रहे हैं? नक्श धनपाल ने कहा, हाँ, मेरा भी वही विचार है जो छोटे भाई अमन का है। आरव को किसी शक्तिशाली युद्ध तकनीक की समझ होनी चाहिए। उसे चुनौती देने के लिए, किसी क्षेत्र में छलांग लगाने का साहस करने के लिए ये इसी पर निर्भर होना चाहिए। बस उसने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि छोटे भाई अमन की प्रतिभा भी असाधारण है। उसे काफी निखारने के लिए 3 साल का समय काफी है। शायद छोटे भाई अमन का आरव के प्रति भय मुझसे भी ज्यादा गहरा है, तो ये 3 साल छोटे भाई अमन के लिए बदलाव के 3 साल होंगे। नक्श धनपाल का विश्लेषण सुनने के बाद ही लेखराज धनपाल के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। अमन धनपाल का व्यक्तित्व, वे इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। वो दूसरों से आगे निकलने के लिए बहुत उत्सुक था। आरव के 3 साल के समझौते की प्रेरणा से अमन धनपाल में ऐसी क्षमताएं उभर सकती हैं कि हर कोई उसे तिरछी नजरों से देखेगा। भले ही अमन धनपाल की प्रतिभा आरव से कमतर हो, सिर्फ 3 साल के समय में उसे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं तोड़ा जाएगा। आखिरकार अमन धनपाल आरव से 2 छोटे क्षेत्र ऊपर था। ये असमानता बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जिसकी भरपाई 3 साल के समय से हो सके। सप्त मार्शल गुरुकुल में आरव और अमन धनपाल के 3 साल के समझौते की बात हवा की तरह फैल चुकी थी।
जब पुलकित मोटे ने यह खबर सुनी तो वो तुरंत आरव को ढूंढने निकल पड़ा। आरव, क्या तुमने कोई गलती की? तुम साफ साफ जानते हो कि अमन धनपाल इस सीजन का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, फिर भी तुम उसकी जिंदगी और मौत की लड़ाई के लिए राजी होने की हिम्मत कर रहे हो। पुलकित मोटे ने आरव को देखकर झुंझलाहट में कहा। आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने स्वाभाविक रूप से सहमत होने का साहस किया क्योंकि मुझे कुछ आश्वासन मिला है। क्या तुम थोड़े नासम हो? पुलकित मोटे ने गुस्से से कहा। हो, जैसा अमन धनपाल ने कहा था, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे उससे इस बाधा से पार पाना होगा। और वैसे भी मैंने बहुत लंबे समय से ऐसी लड़ाई का अनुभव नहीं किया है। उसकी चुनौती मुझे लड़ने के इरादे से भर देती है। आरव ने उत्साह से कहा। हेवन स्पेन की दुनिया में आने के बाद से आरव ने हमेशा लोगों को एक कमजोर व्यक्ति की छवि दिखाई थी। उसे हमेशा दूसरों के संरक्षण की जरूरत थी। इन कई दर्जन वर्षों में आरव ने वास्तव में पहले कभी युद्ध नहीं किया था। अब वो एक अत्यंत गहन साधना पद्धति को समझ गया था और वर्तमान में एक अत्यंत शक्तिशाली युद्ध तकनीक भी सीख रहा था। अमन धनपाल के सुनियोजित युद्ध ने आरव में युद्ध की इच्छा जगा दी, लेकिन तुम अपनी जान को भी मजाक नहीं बना सकते। अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो अमन धनपाल को क्यों ढूंढना? वो तो तलवार मकबरा में अभी दूसरा स्तर पार करने वाला है। 3 साल बाद उसकी ताकत पता नहीं किस क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। पुलकित मोटे ने गुस्से और निराशा में कहा। आरव ने पुलकित की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे मोटे, क्या अब भी मेरे बारे में चिंता करने का मन है? अगर मेरा अनुमान गलत नहीं होता तो शायद तुम्हारे परिवार ने पहले ही कुछ कार्रवाई कर ली होती, है ना? पुलकित मोटे का चेहरा अनायास ही रुंध गया और वो शर्मिंदा होकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला? परिवार ने तो मेरे सारे संसाधन पहले ही काट दिए। ये लोग वाकई बहुत घटिया है। तुमने इतना बड़ा छेद कर दिया तो अच्छा ही हुआ कि तुम्हें परिवार से नहीं निकाला गया, लेकिन तुम्हें अपने उस तीसरे चाचा से सावधान रहना होगा, आरव ने कहा। पुलकित मोटे रुंध गया और बोला, तीसरे चाचा? उनके इरादे तो बुरे नहीं होने चाहिए थे, है ना? उस दिन तो उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया होगा क्योंकि वो मुझे बचाना चाहते थे। आरव ने कहा, ज्यादा सावधान रहना हमेशा सही होता है। यहां 5 लाख कम गुणवत्ता वाले दिव्य सार पत्थर हैं। तुम इन्हें ले लो और पहले इस्तेमाल करो। जब ये काफी ना हो तो मुझे फिर से ढूंढ लेना। लिटिल फैटी हंसा और बोला, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। मुझे पता है कि आप असंख्य खजाने के टॉवर के पास वापस आ गए हैं और एक अमीर आदमी हैं। आज मैं आपसे इस धनी व्यक्ति से गुजारा करूंगा। लिटिल फैटी का लालची रूप देखकर आरव का गला रुंध गया। ये बदमाश भी बहुत अशिष्ट था। तब से तलवार मकबरा में 2 और पागल आ गए। एक पागलपन से खुद को प्रताड़ित करता था, दूसरा पागलपन से तलवार चलाने का प्रशिक्षण लेता था। 3 साल के समझौते के बाद दूसरी बार तलवार मकबरा में प्रवेश करते हुए अमन धनपाल दूसरे स्तर को पार कर तीसरे स्तर में पहुंच गया और आरव की साधना भी पागलपन की स्थिति में पहुंच गई। हर बार जब वो तलवार मकबरा में प्रवेश करता तो बाहर आने से पहले ही वो कट और चोटों से भर जाता। इसके विपरीत अमन धनपाल के तलवार दांव नियम भी तेजी से बढ़ रहे थे। आरव अब भी पहले जैसा ही था। तलवार मकबरा से बाहर निकलने से पहले हर बार खुद को चोटों और जख्मों का ढेर बना लेता था। फिर कुछ दिनों तक आराम करने के बाद फिर से अंदर जाता, धोता और इसी तरह दोहराता। तलवार कला काफी देर तक पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आरव को कोई जल्दी नहीं थी। वो इंतजार कर रहा था, उस दिन का इंतजार कर रहा था जब पानी बहेगा, जब एक नाला बनेगा। इतने लंबे समय तक प्रताड़ित होने के कारण आरव के मन में धीरे धीरे एक प्रारंभिक रूप बन चुका था। एक दिन दूसरे वर्ष के दौरान आरव फिर से दूसरे तल पर बैठ गया और धीरे से एक तलवार निकाली। जरूर, ये फिर से आ गई है। प्रकाश पटल पर आरव को तलवार खींचते देखकर तन्मय ने एक ऐसा भाव प्रकट किया जिससे पता चलता था कि ये उम्मीद के मुताबिक ही था। तलवार मकबरा के दूसरे स्तर पर मौजूद सभी छात्र इस समय अचेत हो गए थे। क्या हो रहा है? तलवार दांव के उन नियमों ने अपनी गतिविधियां क्यों बंद कर दी? क्या कोई गलती हुई है? क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार मकबरा का दूसरा स्तर टूट गया हो? अरे, जब मैं महत्वपूर्ण बिंदु पर साधना कर रहा था तो वो अचानक गायब हो गया। ऐसे मत खेलो। तलवार मकबरा के दूसरे स्तर पर मौजूद वे हिंसक तलवार दांव नियम इस समय अतुलनीय रूप से विनम्र हो गए थे। जो छात्र उस समय साधना कर रहे थे वे अचानक अपने विरोधियों को खो बैठे। इससे वे असमंजस में पड़ गए। तन्मय का चेहरा भयभीत हो गया और वो तीर की तरह तेजी से तलवार मकबरा के दूसरे स्तर पर जा गिरा। दूसरे स्तर के छात्रों, सुनो, जल्दी करो और ये स्थान खाली करो, वरना खुद परिणाम भुगतो, तन्मय जोर से चिल्लाया। पिछली बार मास्टर इरफान अंदर गए और उन्होंने 10,000 तलवारों की एक साथ चलने वाली शक्ति देखी। इस दूसरे स्तर की शक्ति और भी भयानक होगी। एक बार जब ये छात्र इन तलवारों को चलाएंगे तो परिणाम इतने भयानक होंगे कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूसरे स्तर के छात्र ज्यादातर बाहरी दरबार के शिष्य थे।
तन्मय की चीख सुनकर उन्होंने देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से बाहर निकल गए। क्या हुआ वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई तन्मय, आखिर क्या हुआ? छात्रों के समूह के बाहर निकलने के बाद उन्होंने तुरंत तन्मय को घेर लिया। तन्मय का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, इतना मत पूछो, आज ये दूसरा स्तर बंद है, सभी का अंदर आना मना है। मैं अभी जाकर मास्टर इरफान को आमंत्रित करता हूं। खबर मिलते ही मास्टर इरफान एक बार फिर दौड़े। तन्मय ने पूछा, मास्टर इरफान, इसे कैसे संभाले? मास्टर इरफान पहले जितना हैरान नहीं थे। उन्हें यकीन हो गया था कि आरव ने तलवार मकबरा में कुछ समझ लिया है। मास्टर इरफान ने सोचा और कहा, छोड़ो, उसे रहने दो, फिलहाल दूसरे तल को बंद कर दो, दूसरों को अंदर नहीं जाने दो। आरव के बाहर आने के बाद लोगों को अंदर जाने दो। हाँ मास्टर इरफान, किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि यह बंदिश 1 साल से ज्यादा लंबी होगी। अमन ने सफलता हासिल कर ली। वो चौथे तल से आगे निकल गया। हे भगवान, इस अमन धनपाल की साधना गति भी बहुत भयानक है। प्रगति की ये दर उस समय के नक्श धनपाल की तुलना में जरा भी कम नहीं है। अमन धनपाल की प्रतिभा नक्श धनपाल से अभी भी काफी कमजोर है, लेकिन उसकी 3 साल की कड़ी मेहनत नक्श धनपाल से भी कहीं आगे है। 3 साल के समझौते की पूर्व संध्या पर अमन धनपाल, जो हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर साधना करता रहा था, आखिरकार तलवार मकबरा के चौथे स्तर को पार कर गया। चौथा स्तर एक विभाजक खाई थी, क्योंकि 5वें स्तर के तलवार दांव के नियम तलवार दांव के द्वितीय स्तरीय स्वर्ग से संबंधित थे, जो स्वर्ग झलक क्षेत्र के अनुरूप नियमों की शक्ति भी थी। अमन धनपाल द्वारा चौथे स्तर को पार करना यह दर्शाता है कि उसके तलवार दांव के नियम पहले ही तलवार दांव के प्रथम स्तरीय स्वर्ग से पूरी तरह से आगे निकल चुके हैं। अपनी भव्य पूर्णता ग्रोटो प्रोफाउंड क्षेत्र और भव्य पूर्णता तलवार दांव के प्रथम स्तरीय स्वर्ग के नियमों की शक्ति के साथ यह कहना कि उसने उन सभी को उसी श्रेणी में पार कर लिया, जरा भी अतिशयोक्ति नहीं थी। इसलिए जब अमन धनपाल तलवार मकबरा से बाहर निकले तो एक बार फिर हलचल मच गई। अमन धनपाल, वो तो पहले ही आधा कदम स्वर्ग झलक पर पहुंच चुका है। अब इसमें क्या मुकाबला है? हाँ, इस जीवन मरण की लड़ाई में आरव निस्संदेह मरेगा। अमन धनपाल इस सीजन का शीर्षस्थ व्यक्ति बनने का पूरा हकदार है। सिर्फ 5 साल में ही वो स्वर्ग दर्शन देवता क्षेत्र की दहलीज छू चुका है। दिव्य दांव के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। मार्शल कलाकारों के लिए एक कदम में उसे पार करना उतना ही कठिन था जितना स्वर्ग में चढ़ना। एक बार जब भव्य पूर्णता क्षेत्र के मार्शल कलाकार ज्ञानोदय का एक अंश उत्पन्न करते तो वो क्षेत्र एक बार फिर से शिथिल हो जाता, दिव्य सागर फिर से फैल जाता और वहां से आधे कदम स्वर्ग झलक क्षेत्र तक पहुंच जाता। बेशक ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ज्ञानोदय के इस अंश को उधार लेकर एक कदम में स्वर्ग की ओर चढ़ गए, सीधे एक प्रमुख क्षेत्र को तोड़कर, लेकिन ये लोग दुर्लभ थे। इन 3 वर्षों में अमन धनपाल ने तलवार दांव का कठोर अभ्यास किया और अंततः इस महत्वपूर्ण कदम को उठाते हुए समझदारी का एक अंश उत्पन्न किया। 3 साल का समझौता पल भर में पूरा हो रहा था। इस दिन सप्त मार्शल गुरुकुल का मार्शल अखाड़ा लोकप्रियता से फल फूल रहा था। मंच के गलियारे लोगों से खचाखच भरे थे, लगभग इतनी सघनता से कि पानी भी अंदर नहीं जा सकता था। नए सत्र के छात्रों में ये 2 लोग सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाले थे। एक अद्वितीय प्रतिभावान था जिसे नगर स्वामी महामहिम द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण तलवार चिन्ह प्रदान किया गया था और वो नाममात्र का शिष्य बन गया, जबकि दूसरा वो व्यक्ति था जिसने धनपाल परिवार की सीधे बेटी की हत्या कर दी और फिर भी सुरक्षित और स्वस्थ रह सका। अमन धनपाल की शक्ति सभी को स्पष्ट थी, लेकिन अब तक किसी ने भी आरव को कोई कदम उठाते नहीं देखा था। उसकी ताकत कितनी थी कोई नहीं जानता था। तुम लोगों को क्या लगता है, इस लड़ाई में कौन जितेगा या कौन मरेगा? क्या अब भी कुछ कहने की जरूरत है? अमन धनपाल की ताकत शुरू से ही अपने साथियों में सबसे बेहतरीन है। इन 3 सालों में उसकी ताकत में फिर से काफी सुधार हुआ है। इस लड़ाई में आरव तो पक्का मर चुका है, लेकिन आरव मूर्ख भी नहीं है। चूंकि वो मान गया तो क्या हो सकता है कि उसे आत्मविश्वास हो? अरे आत्मविश्वास कैसा? मुझे लगता है कि उसे बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है। वो सोचता है कि वो स्वर्ग को भी चुनौती दे सकता है। मैंने सुना है कि वो अभी भी ग्रोटो प्रोफाउंड के अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन अमन धनपाल पहले ही स्वर्ग झलक क्षेत्र के आधे चरण में पहुंच चुका है। क्या हो सकता है कि इस लड़ाई में अभी भी कोई रहस्य हो? बहुत से लोग इस जीवन मरण की लड़ाई के परिणाम का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग आरव के बारे में निराशावादी थे। काफी लोग तलवार मकबरा के दूसरे तल पर देखने गए, इससे पहले कि आरव का राज्य अभी भी मध्य स्तरीय ग्रोटो प्रोफाउंड पर रुका हुआ था। आरव का तुरुप का पत्ता स्वर्ग को और भी ज्यादा चुनौती देने वाला होता तो भी मध्य स्तरीय ग्रोटो प्रोफाउंड के लिए अर्धस्तरीय स्वर्ग झलक क्षेत्र के अमन धनपाल को हराना नामुमकिन था। अमन धनपाल के तलवार दांव नियम तो पहले से ही स्वर्ग की भव्य पूर्णता थे। इस समय कई आकृतियां धीरे धीरे मंच पर आईं।
एक नजर डालते ही सभी को पता चल गया कि वे बेहद शक्तिशाली लोग हैं। ये धनपाल परिवार का मुखिया लेखराज धनपाल है। उम्मीद नहीं थी कि वो सचमुच आ गया है। अरे, आरव ने उसकी बेटी को मार डाला। वो यहां खुद आरव को मरते हुए देखने आया है। लेकिन लेखराज धनपाल के साथ सुकेश खन्ना था, जिससे उसने पहले भी मारपीट की थी। अकादमी के कई मूल देवता क्षेत्र के शिक्षक मंच पर उपस्थित हुए। सुकेश खन्ना, तुम भी यहां ये देखने आए हो कि आरव कैसे मरता है? जब लेखराज धनपाल ने सुकेश खन्ना को देखा तो वो मजाक करने से खुद को रोक नहीं पाया। सुकेश खन्ना ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, अमन धनपाल वाकई आश्वस्त है। तुम्हें कैसे पता कि मरने वाला अमन धनपाल नहीं है? लेखराज धनपाल जोर से हंसा और बोला, ग्रोटो प्रोफाउंड क्षेत्र में क्या अब भी कोई ऐसा है जो अमन धनपाल को जीत सके? अगर मैं इस पर विश्वास करता हूं तो क्या तुम, सुकेश खन्ना, इस पर विश्वास करते हो? सुकेश खन्ना ने ठंडी सांस ली और बोलना बंद कर दिया। वो कहना तो चाहता था कि उसे इस पर विश्वास नहीं है, लेकिन वो सचमुच कह नहीं पा रहा था। सुकेश खन्ना सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि आरव इतनी अनुचित जीवन मरण की लड़ाई के लिए क्यों तैयार हो गया। क्या ये बदमाश सचमुच जीने से थक गया है? उसने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि आरव ग्रोटो प्रोफाउंड के अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाया है। इस लड़ाई में जरा भी रहस्य नहीं था। लेखराज धनपाल ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, समय लगभग आ रहा है। वो बदमाश नहीं आ रहा है, मुझे डर है। वो खतरे का सामना करते हुए भाग गया, है ना? एल्डर मिश्रा, आप इस मैच के जज हैं। आपको उसे हारते हुए ही आंकना होगा। आपके कानून प्रवर्तन हॉल को पक्षपात नहीं करना चाहिए, है ना? एल्डर मिश्रा कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख लोगों में से एक थे। आज की ये जीवन मरण की लड़ाई उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाने था। नियमों के अनुसार जब समय आ जाता था और जीवन मरण की लड़ाई में एक पक्ष नहीं आता था तो इसे स्वतः ही हार मान लेना माना जाता था। उनके कानून प्रवर्तन हॉल को हारने वाले पक्ष को मृत्युदंड देना होगा। एल्डर मिश्रा ने समय देखा और कहा, अभी 7.5 मिनट बाकी है। अगर आरव अभी भी नहीं आया तो इसे स्वतः ही हार मान लेना माना जाएगा। ठीक इसी समय भीड़ में हलचल मच गई। देखो, ये क्या है? हे भगवान, आरव वो सचमुच उड़ रहा है। मेरी आंखें कमजोर हो रही है ना? भीड़ उबल रही थी। क्षितिज पर एक छोटा सा काला बिंदु तेजी से इस तरफ आ रहा था। अगर आरव नहीं था तो वो कौन था? हे भगवान, क्या ऐसा हो सकता है कि वो दिव्य प्रभु क्षेत्र में घुस गया हो? वो वास्तव में आकाश में कैसे उड़ पा रहा है? क्या तुम बेवकूफ हो? एक मध्यचरण ग्रोटो प्रोफाउंड 3 साल में दिव्य प्रभु क्षेत्र में घुस गया। कैसे संभव है? अगर ये दिव्य प्रभु क्षेत्र है तो दबाव भी थोड़ा कम है। तुम लोग उसके पैरों के नीचे देखो। तलवार की उड़ान। जब वो छोटा सा काला बिंदु पास आया तो लोगों ने आखिरकार आरव को साफ साफ देखा। उसके पैरों के नीचे वो तलवार पर पैर रख रहा था। आरव तलवार चला रहा था और उड़ रहा था। आरव बहुत तेजी से आ रहा था, लेकिन वो जितना पास आता उसकी आभा उतनी ही शक्तिशाली होती जाती। ये आदमी आगे निकल रहा है, ये तलवार चलाते हुए आगे निकल रहा है। ये लोग पूरी तरह से घबरा गए थे। आरव का मंच पर आने का अंदाज वाकई कुछ ज्यादा ही आश्चर्यजनक था। भीड़ में लिटिल फैटी ने नाराजगी से खुद से बुदबुदाया, ये आदमी तो दिखावा करने में भी बहुत माहिर है। मंच पर आने का ये अंदाज वाकई बहुत ही सनसनीखेज है। उसने आसपास खड़ी उन छात्राओं के मोहक रूप को देखा और बेहद ईर्ष्यालु हो गया। आरव का खेल के मैदान में प्रवेश बहुत ही शानदार था। उड़ते हुए उसने उन्मत्त होकर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल लिया, जिससे पूरे युद्ध क्षेत्र में आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा में उथल पुथल मच गई। फुस! आरव बहते हुए प्रकाश की एक धारा में बदल गया और अंततः अमन धनपाल के सामने रुक गया। इस समय आरव का राज्य अंतिम चरण वाले ग्रोटो प्रोफाउंड पर दृढ़ता से रुक गया। क्षमा करें, मैंने आपको बहुत देर तक प्रतीक्षा करवाई। आरव ने दुष्ट संघार तलवार को एक तरफ रख दिया और अमन धनपाल से कहा। अमन धनपाल का चेहरा उतर गया। आरव को देखते हुए उसकी निगाहें भय से भर गई। स्वर्ग के नीचे तलवार की साधना करने वाले करोड़ों से भी ज्यादा लोग थे, लेकिन तलवार से उड़ान भरने में सक्षम लोग शायद लाखों में एक भी नहीं होंगे। जो ऐसा करने में सक्षम थे उनमें से किसी को भी तलवार दांव की अत्यंत गहन समझ नहीं थी। स्पष्टतः आरव की तलवार दांव उपलब्धियां पहले से ही अथाह थी। मैंने भी इतना इंतजार नहीं किया, तो चलिए शुरू करते हैं। भय तो भय ही था, लेकिन आरव के प्रकट होने से अमन धनपाल की शक्तिशाली युद्ध भावना और भी बढ़ गई। रुको! लेखराज धनपाल चिल्लाया। एल्डर मिश्रा की भौहें तन गई और उन्होंने कहा, प्रमुख लेखराज, क्या हुआ? लेखराज धनपाल ने कहा, आरव ने तलवार उड़ाना सीखा है। ये युद्ध निष्पक्ष नहीं है। अरे परिवार प्रमुख लेखराज, आपकी बातें ये सुकेश समझ नहीं पा रहा है। तलवार उड़ाना आरव ने समझ लिया था। ये धोखा भी नहीं है। ये युद्ध निष्पक्ष कैसे नहीं है? सुकेश ने अनुचित समय पर अपना मुंह खोला और कहा, वास्तव में
हेवंस पेन विश्व के दिव्य प्रभु क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए, हालांकि उनकी युद्ध शक्ति प्रबल थी, लेकिन उड़ न पाने की इस कमजोरी ने उनकी युद्ध शक्ति को बहुत सीमित कर दिया था। एक बार जब मार्शल आर्टिस्ट आसमान में उड़ने और जमीन में धंसने में सक्षम हो गए, तो लड़ाई की सीमाओं और दूसरे पक्ष की चालों से बचने का एक जबरदस्त फायदा था। अब आरव अपनी तलवार से उड़ान भरने में सक्षम था। वो लगभग अपराजेय स्थिति में था। अमन धनपाल की तलवार चलाने की गति चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, वो आरव की तलवार चलाने की उड़ान से भी तेज नहीं थी। लेखराज धनपाल को भी उम्मीद नहीं थी कि आरव उसे आखिरी समय में इतना बड़ा सरप्राइज देगा। इससे उसका पिछला आत्मविश्वास तुरंत डगमगा गया। लेखराज धनपाल ने ठंडी सांस ली और कहा, आरव की ताकत बेकार है। अगर वो बिना रुके तलवार चलाने की उड़ान का इस्तेमाल करता है तो क्या होगा? इस तरह क्या ये जीवन मरण की लड़ाई बिना रुके चलती रहेगी? एल्डर मिश्रा, मैं आरव को तलवार चलाने की उड़ान का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित करने का अनुरोध करता हूं। सुकेश खन्ना ने तुरंत कहा, जिंदगी और मौत की लड़ाइयां किसी भी तरीके को सीमित नहीं करती। जब तक ये किसी की असली ताकत है, कोई भी पीठ पीछे बात नहीं कर सकता। आरव ने तलवारबाजी की कला को समझने में 3 साल लगाए, लेकिन आपने कहा कि ये लड़ाई निष्पक्ष नहीं है। इसमें तर्क कहाँ है? इसके अलावा आरव साधना क्षेत्र में अमन धनपाल से कहीं कमतर है। क्यों ना आप आरव को अपना सिर बाहर निकालने दें और सीधे अमन धनपाल को काटने दें। दोनों लोग अपनी अपनी दलील पर अड़े रहे, न तो एक दूसरे के आगे झुके। बुजुर्ग मिश्रा का पक्ष भी कुछ देर के लिए दुविधा में पड़ गया। उन्होंने इस बारे में सोचा और कहा, जिंदगी और मौत की लड़ाइयों में तलवारबाजी की उड़ाने वाला कला पहले कभी नहीं दिखाई दी। तार्किक रूप से कहें तो तलवारबाजी की कला वास्तव में आरव की अपनी ताकत है। इस पर पाबंदियां लगाने का कोई तर्क नहीं है। लेकिन परिवार के मुखिया लेखराज की चिंताएं भी बेवजह नहीं है। ऐसा क्यों न हो, मैं इस मामले की सूचना गुरुकुल प्रमुख को दूंगा और उन्हें फैसला लेने के लिए कहूंगा। जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक तलवार चलाऊंगा। अगर वो उसे रोक सके तो मैं हार मान लूंगा और अपनी जान दे दूंगा। ठीक इसी समय आरव की आवाज सुनाई दी। आरव के शब्दों ने तुरंत एक जोरदार प्रतिक्रिया पैदा कर दी। लेखराज धनपाल के चेहरे पर गहरी संवेदनाएं उभर आई और उसके चेहरे पर तुरंत खुशी का भाव आ गया। सुकेश खन्ना के चेहरे पर भी गहरी संवेदनाएं उभर आई, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ गई। बिल्कुल नहीं, आरव भी बहुत घमंडी है ना? भले ही वो तलवार पर उठ सकता हो, फिर भी उसका राज्य अमन धनपाल के राज्य से कहीं ज्यादा बुरा है। चाहे वो राज्य हो या कानून की समझ, अमन धनपाल ग्रोटो प्रोफाउंड राज्य की पूर्णता की सीमा से आगे तक पहुंच गया। आरव के लिए उसे जीतने की इच्छा के लिए क्या उसे स्वर्ग झलक राज्य की शक्ति की आवश्यकता नहीं थी? ये कैसा मजाक है? अगर वो तलवारबाजी की उड़ान समझ भी लेता तो भी स्वर्ग झलक लोक की शक्ति तक पहुंचना नामुमकिन है ना? सबकी नजर में आरव का ऐसा कहना हद दर्जे का अहंकार था। अमन धनपाल की शक्ति सभी जानते थे। उसे स्वर्ग झलक लोक के नीचे सबसे शक्तिशाली कहा जा सकता था। आरव की बड़ी बड़ी बातें भी बेतुके ढंग से शेखी बघा रही थी, लेकिन आरव का वास्तव में दिखावा करने का कोई इरादा नहीं था। उसे तो बस एक ही चाल समझ में आई थी। उसे अपनी चाल पर पूरा भरोसा था। अगर ये चाल भी अमन धनपाल से नहीं निपट सकती तो उसे बस भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए था। चूंकि ऐसा ही है तो चलिए शुरू करते हैं। आश्चर्य के बाद बड़े मिश्रा ने मुंह खोला और कहा, सिर्फ एक ही तलवार? लगता है तुम्हें अपनी इस तलवार पर बहुत भरोसा है। अगर ऐसा ही है तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। उसकी आवाज अभी धीमी भी नहीं हुई थी कि अमन धनपाल की शक्तिशाली आभा जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ी। अर्धचरणीय स्वर्ग झलक लोक की दमन ने आकाश को ढक लिया, धरती को ढक लिया और आरव की ओर कुचल दिया। खड़खड़ाहट, लंबी तलवार म्यान से बाहर निकली। ठंडी रोशनी हर जगह फैल गई। ये ग्रैंड चांसवॉर्ड वॉइड है। अमन धनपाल, वो वास्तव में ग्रैंड चांसवॉर्ड वॉइड की साधना कर रहा है। कानूनों की कितनी शक्तिशाली शक्ति है। आरव ने इस बार बड़ा दाव खेला। उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अमन धनपाल ने वास्तव में अकादमी की 6 सर्वोच्च कौशलियों में से एक ग्रैंड चांसवॉर्ड वॉइड की साधना बहुत पहले ही कर ली थी। अरे, घमंडी लोगों के पास स्वर्ग तो होता ही है। एक साधारण ग्रोटो प्रोफाउंड अमन धनपाल को यह बताने की हिम्मत कैसे कर सकता है कि वो सिर्फ एक तलवार चलाएगा? मैं देखना चाहता हूं कि वह इस तलवार को कैसे रोकता है। जैसे ही अमन धनपाल ने अपनी चाल चली, सबको तुरंत समझ आ गया। ग्रैंड चांसवॉर्ड वॉइड ताई ट्रू डिपर फिस्ट जैसा ही था, जो सप्त मार्शल गुरुकुल के 6 सर्वोच्च अकादमी कौशलों में से एक है। इसकी शक्ति अपार है। उसके हमले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ग्रैंड चांसवॉर्ड वॉइड स्पष्ट रूप से पहले ही महान प्रथम स्तर पूर्णता के क्षेत्र में पहुंच चुका था। एक पल के लिए पूरा मार्शल क्षेत्र तलवार की ऊर्जा से भर गया। शक्तिशाली तलवार दांव नियम आरव की ओर कुचले गए। उत्कृष्ट तलवारबाजी, तुम्हारे साथ युद्ध की योजना बनाना व्यर्थ नहीं गया। अमन धनपाल, तुमने मुझे निराश नहीं किया। अब
मैं तुम्हें वो अराजकता स्वर्ग खोलने वाली तलवार कला दिखाऊंगा जो मैंने तलवार मकबरा में बनाई थी। अमन धनपाल की शक्तिशाली शक्ति देखकर आरव की युद्ध भावना तुरंत प्रज्वलित हो गई। आरव ने तलवार मकबरा में 5 वर्षों तक अभ्यास किया। इन 5 वर्षों में उसे पता ही नहीं चला कि उसके शरीर पर कितने घाव हुए, कितनी गंभीर चोटें लगी और कितनी पीड़ा सहन की। अब उसने अंततः एक तलवार दांव युद्ध तकनीक बनाई जो उसकी अपनी थी। आरव ने इसका नाम अराजकता स्वर्ग खोलने वाली तलवार कला रखा। दुष्ट संहार तलवार के प्रकट होते ही आरव ने अपनी तलवार से आकाश की ओर इशारा किया। एक तेज और भयंकर आकाश की ओर बढ़ी। आरव के मुंह से हल्के से 2 शब्द निकले, प्रथम स्तर, तारे, विभाजन। बहुत शक्तिशाली। आरव का आभा मंडल वास्तव में अमन धनपाल से कम नहीं है, लेकिन आरव अभी अभी ग्रोटो प्रोफाउंड के अंतिम चरण में पहुंचा है। वो इतनी शक्तिशाली तलवारबाजी कैसे कर सकता है? जैसे ही तारे विभाजन प्रकट हुए, सभी के चेहरे बदल गए। लेखराज धनपाल अचानक उठ खड़ा हुआ। आरव को देखते हुए उसकी निगाहें भय से भरी थी। ग्रैंड चैंसवॉर्ड वॉइड पहले से ही सप्त मार्शल गुरुकुल की सर्वोच्च मार्शल तकनीक है। उसकी ये चाल कहां से आई? लेखराज धनपाल ने उग्रता से कहा। सुकेश खन्ना का आश्चर्य लेखराज धनपाल से जरा भी कम नहीं था। उसके विचार में आरव कीमियागिरी में अद्भुत प्रतिभा रखता था। उसकी अपनी शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वो भी बहुत प्रबल नहीं होगी। आरव हमेशा से ही असंख्य खजाना टॉवर के संरक्षण में रहा था। आरव को पहले किसी ने नहीं देखा था। उसने सचमुच कार्रवाई की। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस क्षण उसने अपनी चाल चली वो जबरदस्त थी। लगता है मैंने अभी अभी आरव को यह कहते सुना था। ये चाल उसकी अपनी रचना है। ये चाल प्रथम स्तर, तारे विभाजन, ग्रैंड चैंसवॉर्ड वॉइड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अकादमी के एक शिक्षक ने कहा, सचमुच मार्शल दांव की अद्भुत प्रतिभा। इतनी भयानक मार्शल तकनीक को समझने में सक्षम होना। उसकी प्रतिभा शायद नक्श धनपाल से भी ज्यादा है। एक और व्यक्ति ने कहा, नक्श धनपाल भी आरव की इस तलवार को देखकर दंग रह गया। आखिरकार उसे इसी क्षण समझ आया कि उस समय आरव तलवार मकबरा में क्या कर रहा था। इस आदमी की समझने की क्षमता तो मानो स्वर्ग को भी मात देने वाली थी। जिस क्षण विभाजन तारे का प्रयोग हुआ, अमन धनपाल को भी बहुत दबाव महसूस हुआ। उसने दांत पीसकर उन्मत्त होकर दिव्य सार का आह्वान किया। इस तलवार ने उसे जरा भी पीछे हटने नहीं दिया। ग्रैंड चैंसवॉर्ड वॉइड, मार डालो। एक विशाल लंबी तलवार का प्रेत संघनित हुआ और सीधे आरव की ओर बढ़ा। आरव की निगाहें तीव्र हो गई। दुष्ट संहार तलवार ने गति का अनुसरण करते हुए उसे काट डाला। एक ऐसी शक्ति जिसने सख्त पहाड़ी को बलपूर्वक चीर डाला। ये काट अत्यंत भयावह था। शक्तिशाली तलवार दांव नियम संघनित हो गए और बिखरे नहीं, लगभग पूरे स्थान को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ये दृश्य देखकर सभी के चेहरे बदल गए। धमाका। नियमों की 2 अत्यंत शक्तिशाली शक्तियां आपस में टकराई, जिससे सुरक्षात्मक महासरणी हिल गई। महासरणी पर बैठे छात्र मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ग्रोटो प्रोफाउंड क्षेत्र के 2 छात्रों के आदान प्रदान से वास्तव में इतनी भयानक शक्ति उत्पन्न होगी। अचानक अमन धनपाल के चेहरे के भाव बदल गए। मुंह से ताजा खून अचानक निकल आया। वो लंबी तलवार वाला प्रेत तारे विभाजन की तेजी और प्रचंडता के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और फिर 2 भागों में बंट गया, फिर पूरी तरह से बिखर गया। तारे विभाजन की बची हुई शक्ति अभी भी बची हुई थी, जो अमन धनपाल की ओर बढ़ रही थी। अमन धनपाल खत्म हो गया। आरव की ये चाल बहुत शक्तिशाली है। तारे विभाजन, ये चाल बहुत दबंग है। ग्रैंडस्टैंड पर मौजूद भीड़ सदमे में चिल्ला उठी, मानो अमन धनपाल के 2 हिस्सों में बंटने का मनहूस दृश्य पहले ही देख चुकी हो। लेकिन ठीक इसी समय अमन धनपाल की आकृति अचानक धुंधली पड़ गई। धमाका। तारे विभाजन की बची हुई शक्ति ने सीधे सुरक्षात्मक ग्रैंड व्यू पर वार किया, जिससे ग्रैंडस्टैंड पर बैठे सभी लोग एक बार फिर चौंक गए। ये ईश्वरीय विस्मयकारी चरण है। हे ईश्वर, अमन धनपाल ने ईश्वरीय विस्मयकारी चरण भी सीख लिया। किसी ने सदमे में चिल्लाकर कहा, ईश्वरीय विस्मयकारी चरण भी 6 सर्वोच्च अकादमी कौशलों में से एक था। एक अत्यंत गहन गति तकनीक। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अमन धनपाल ने वास्तव में 2 सर्वोच्च अकादमी कौशल सीख लिए हैं। अभी अभी आसन्न खतरे की घड़ी में अमन धनपाल ने ईश्वरीय विस्मयकारी चरण को बलपूर्वक तैनात किया और इस प्रहार की शक्ति से बाल बाल बच गए। हालांकि अमन धनपाल की हालत बहुत खराब थी। उसका शरीर अब लड़खड़ा रहा था, लगभग अब और खड़ा होने में असमर्थ। हालांकि उसने महत्वपूर्ण क्षेत्रों से परहेज किया, फिर भी विखंडनकारी तारों यानी कि तारे विभाजन द्वारा प्रेरित कानूनों की शक्ति ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अमन धनपाल में पहले से ही दोबारा लड़ने की ताकत नहीं थी। क्रैक क्रैक क्रैक। महामंच पर लेखराज धनपाल के हाव भाव अचानक बदल गए।
उसकी उंगलियां चटकने लगी। आरव की इस तलवार के बारे में कहा जा सकता है कि उसने सप्त मार्शल गुरुकुल के 2 सर्वोच्च अकादमी कौशलों को तोड़ दिया था। हालांकि इसने अमन धनपाल को नहीं मारा, लेकिन परिणाम में भी कोई बदलाव नहीं होगा। आरव का खर्च बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी उसमें दोबारा लड़ने की ताकत थी, जबकि अमन धनपाल मौत का इंतजार करने से अलग नहीं था। ये जीवन मरण की लड़ाई परिणाम पहले से ही जरा भी रहस्यहीन था। लेखराज धनपाल ने इस लड़ाई में आरव को हराने के लिए अमन धनपाल से बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव का हुनर सबको चौंका देगा और अमन धनपाल को एक चाल से हरा देगा। 3 साल का इंतजार बेकार हो गया। इससे उन्हें गुस्सा क्यों ना आए? बकवास। लेखराज धनपाल अब और नहीं रुक सका। उसने ठंडी सांस ली और अपनी आस्तीनें झटक कर चला गया। उसे लगा कि अमन धनपाल ने धनपाल परिवार का चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। धनपाल परिवार दोपहर के सूरज की तरह था, लेकिन आरव से टकराने के बाद से ऐसा लग रहा था जैसे वे हर जगह दीवारों से टकरा रहे हों। इससे उसे बहुत दुख हुआ। कितनी शर्म की बात है, अमन धनपाल इतना प्रतिभाशाली है, लेकिन उसे यहां गिरना ही है। वो सचमुच एक दुर्लभ प्रतिभाशाली है। अगर वो सचमुच साधना करता रहे तो उसकी उपलब्धियां नक्श धनपाल से भी बदतर नहीं होंगी। ये बहुत बुरा है कि वो आरव से टकरा गया। आरव सचमुच स्वर्ग विरोधी है। उसने वास्तव में एक मार्शल तकनीक स्वयं ही बनाई है, जो अकादमी के 2 सर्वोच्च कौशलों पर भारी पड़ती है। सप्त मार्शल गुरुकुल के इतने वर्षों के इतिहास में शायद कोई भी इसे सिद्ध नहीं कर पाया है ना? आरव के तलवार दांव के प्रथम स्तरीय स्वर्ग के नियम अभी तक पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुए हैं, लेकिन वो इस चाल से अमन धनपाल को तारे विभाजन से हरा सकता है। ये देखा जा सकता है कि तलवार दांव की उसकी समझ किस हद तक गहन है। प्रतिभाएं सम्माननीय थी, खासकर अमन धनपाल, जो प्रतिभाओं में इस प्रकार की प्रतिभा थी। उसकी हार से अन्य छात्रों को बहुत दया आई। हालांकि प्रतिभाशाली भी दुखी थे। दांव प्राप्त करने के लिए उन्हें एक दूसरे को मारना होगा। अफसोस, अमन धनपाल आरव से टकरा गया, वरना वो अपनी शान बिखेर सकता था। करो करो, मुझमें अब दोबारा लड़ने की ताकत नहीं रही। मैं हार गया। अमन धनपाल ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर लंबी तलवार जमीन पर भोंक दी, खुद को मजबूत किया और नीचे नहीं गिरा। वो हार सकता था, लेकिन वो बेशर्मी से हारना नहीं चाहता था। कम से कम इन 3 सालों में उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो की ही थी। उस वक्त उसकी भावनाएं सही थी। आरव वाकई उसका भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन था। बस अमन धनपाल ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। प्रवेश परीक्षा से लेकर अब जिंदगी और मौत की जंग तक सिर्फ 5 साल ही बीते थे। 5 साल तो बस एक झटके के बराबर थे, लेकिन आरव ने पहले ही उसे पीछे से पकड़ लिया था, उसे पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। लेखराज धनपाल के आस्तीने झटक कर चले जाने के दृश्य को अमन धनपाल ने अपनी नजरों में ले लिया। उसका हृदय पहले से ही मृत राख जैसा हो गया था। चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, धनपाल परिवार का कोई भी उच्च सम्मान उसे प्राप्त नहीं हो सका। आरव ने दुष्ट संघार तलवार रख दी और बेपरवाही से बोला, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम एक सम्मानीय प्रतिद्वंदी हो, और फिर तुम धनपाल परिवार के अन्य सदस्यों से अलग हो। उसने क्या कहा? मैंने गलत नहीं सुना होगा, है ना? आरव और धनपाल परिवार में पहले से ही बहुत समय से सुलह नहीं हो रही है। वो अमन धनपाल को कैसे छोड़ सकता है? हाँ, अमन धनपाल ने अभी जरा भी संकोच नहीं किया और आरव को मारने का इरादा बना लिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आरव सचमुच उसे छोड़ना चाहेगा। आरव की बातों ने सबको चौंका दिया। उसका यह फैसला सबकी उम्मीदों से बढ़कर था। जीवन मरण की लड़ाई के नियम तब तक चलते हैं जब तक एक पक्ष मर न जाए, लेकिन अगर विजेता दूसरे पक्ष को छोड़ने को तैयार हो तो दूसरा पक्ष स्वाभाविक रूप से बच सकता है। लेकिन आमतौर पर जीवन मरण की लड़ाई रचने वाले दोनों पक्षों में गहरी नफरत होती है। वे दूसरे पक्ष को मारकर संतुष्ट होना चाहते हैं। आरव और अमन धनपाल जैसी स्थितियां अत्यंत दुर्लभ थी। क्या तुम मुझ पर दया कर रहे हो? मुझे, अमन धनपाल, लोगों की दया की जरूरत नहीं है। अमन धनपाल को आकाश की ओर मुंह करके चिल्लाया, अचानक अपनी तलवार उठाई और अपनी ही चेतना के सागर की ओर वार किया। खटखट। आरव ने तलवार की उंगली उठाई, सीधे अमन धनपाल की उड़ती हुई लंबी तलवार पर। आरव, इसका क्या मतलब है? अगर मैं मरना चाहता हूं तो क्या तुम इसे रोक सकते हो? अमन धनपाल आरव पर गरजे। आरव ने शांत भाव से कहा, इतना सा धक्का भी नहीं सह सकते? हेवनस्पेन की दुनिया कितनी बड़ी है। मुझसे भी ज्यादा ताकतवर युवा प्रतिभाशाली लोग के बीच तुम तो नदी पार करने वाले कार्प के झुंड से भी ज्यादा हो। अगर सब तुम्हारे जैसे हो जाए तो 1000 जिंदगियां भी मरने के लिए काफी नहीं है। युद्ध का रास्ता कठिन है, अंत तक नहीं पहुंचता। कौन जाने क्या हो जाए। जीवन मृत्यु को हल्के में लेना यह कायरों का काम है। मुझे पता है कि भविष्य में तुम्हें क्या झेलना पड़ेगा। तुम कितनी बदनामी सह सकते हो, कितनी तारीफें झेल सकते हो।
ये तुम यहीं तक कहोगे, जीवन मृत्यु तुम्हारा अपना मामला है, जीना है मरना है तुम खुद तय करो। बात खत्म करके आरव मुड़ा और चला गया। अमन धनपाल का पूरा शरीर कांप उठा। साफ था कि वो अंदर ही अंदर जोरदार संघर्ष कर रहा था। वो धीरे धीरे अपनी लंबी तलवार के सामने चला, तलवार का हैंडल पकड़ा, लेकिन कोई भी कदम उठाने में देर कर दी। पता नहीं कितना समय बीत गया था। युद्ध का मैदान तो कब का खाली हो चुका था। आखिरकार उसने लंबी तलवार उठाई और उदास होकर चला गया। एक आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम कायर हो, जो असफल हो गया उसके लिए इस धरती पर जीने का कोई मतलब नहीं है। नक्श धनपाल की ठंडी आवाज सुनाई दी। अमन धनपाल ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने बस शांति से कहा, जीवित रहने के लिए और भी ज्यादा साहस चाहिए। मैं मजबूत बनना चाहता हूं। कमजोर लोग हमेशा कमजोर ही रहते हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति का रास्ता हमेशा आगे बढ़ना और नहीं रुकना होता, जबकि तुम किनारे पर पहुंच गए हो, नक्श धनपाल ने कहा। अमन धनपाल ने धीरे से अपना सिर उठाया, नक्श धनपाल की आंखों से आंखें मिलाईं और शांति से कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। नक्श धनपाल हल्के से मुस्कुराए और बोले, ये दिन कभी नहीं आएगा, तुम अपना व्यवहार अच्छा रखो। नक्श धनपाल को अपनी आंखों से देखकर अमन धनपाल की नजरें पहले कभी इतनी दृढ़ नहीं थी। छोटी उम्र से नक्श धनपाल की आंखों में इस तरह देखने की हिम्मत उसने पहली बार की थी। अमन धनपाल पहले कभी नक्श धनपाल को हराने के लिए इतना उत्सुक नहीं हुआ था। उसने धनपाल परिवार के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उसे जो मिला वो एक कूड़ा था। वो धनपाल परिवार के लोगों को यह दिखाना चाहता था कि उनका चुनाव गलत था। धनपाल परिवार के घर पर लेखराज धनपाल इस समय गुस्से से आग बबूला था। उस कूड़े ने वास्तव में आत्महत्या नहीं की। मेरे विचार से उसने उस आरव के साथ मिलीभगत की थी। लेखराज धनपाल गुस्से से दहाड़ा। जब दुष्यंत चौकसी ने यह सुना तो वो जल्दी से बोला, चाचा लेखराज, ऐसा होना असंभव नहीं है, वरना वे ये 3 साल का समझौता क्यों करते? शायद उन्होंने इसकी योजना बहुत पहले ही बना ली होगी और धनपाल परिवार को शर्मिंदा करना चाहते होंगे। अमन धनपाल को लगता है कि उसकी प्रतिभा भाई नक्श धनपाल से कम नहीं होनी चाहिए और उसे लगता है कि परिवार का संसाधन आवंटन उचित नहीं है, इसलिए उसके दिल में नफरत है। ये असंभव भी नहीं है। नीच लोगों की नजर में दूसरों की मानसिकता भी स्वाभाविक रूप से गंदी होती है। दुष्यंत चौकसी ने इस मौके का फायदा उठाया और सीधे कुएं में एक पत्थर फेंक दिया, लेकिन उसके शब्द वाकई कायल करने वाले थे, खासकर बाद वाले हिस्से में। लेखराज धनपाल के चेहरे के भाव बदल गए और वो गुस्से से और भी ज्यादा लाल हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, आज से अमन धनपाल की सभी संसाधन तुरंत बंद कर दो और उसके माता पिता को उनकी शहर भेज दो। हम पर निर्भर रहकर दूसरों की गुप्त मदद करते हुए धनपाल परिवार ने उसे पालने पोसने में इतने संसाधन व्यर्थ ही खर्च कर दिए। नक्श धनपाल की नजरें तिरछी हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दुष्यंत चौकसी ने बोलना जारी रखा, अंकल लेखराज, ये आरव वाकई बहुत परेशान करने वाला है। अगर हम इसे बेकाबू होने देंगे तो शायद भविष्य में इसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेखराज धनपाल ने सिर हिलाया। उसे भी यही लग रहा था। अमन गुप्त रूप से दूसरों की मदद करते हुए उन पर निर्भर रहता था या नहीं? आरव के उस विभाजनकारी सितारों वाले कदम ने सभी को सचमुच चकित कर दिया। उनमें वह भी शामिल था, लेखराज धनपाल। आज से पहले राजपुर कैपिटल सिटी का नंबर 1 जीनियस उसका बेटा नक्श धनपाल था, लेकिन आज के बाद नंबर 1 जीनियस की इस उपाधि के मालिक शायद बदलने पड़ेंगे। लेखराज धनपाल ने घृणा से दांत पीसते हुए कहा, इस आरव को मरना ही होगा। दुष्यंत चौकसी ने सोचा और कहा, आरव को मारना है तो 100 शहरों के परीक्षण ही सबसे अच्छा मौका है, वरना हम बस उसके भीतरी प्रांगण में चढ़ने का इंतजार कर सकते हैं और जब वो किसी मिशन पर जाएगा तो कार्रवाई कर सकते हैं। बस उस समय आरव की ताकत फिर से न जाने किस हद तक बढ़ गई होगी। इस लड़ाई को खत्म होते देख लेखराज धनपाल को केवल झुंझलाहट महसूस हुई, लेकिन दुष्यंत चौकसी डर गया और मूर्ख बन गया। दुष्यंत चौकसी और धनपाल परिवार एक साथ करीब चले। अमन धनपाल की ताकत वो बहुत स्पष्ट थे। आरव ने केवल 5 साल का समय इस्तेमाल किया और सभी पहलुओं में अमन धनपाल को पीछे छोड़ दिया। एक बार जब वो स्वर्ग झलक देवता क्षेत्र में घुस गया तो उसके विपरीत काम करते हुए दुष्यंत चौकसी बस आसानी से मर जाएगा। लेखराज धनपाल की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, अगर आपने जिक्र नहीं किया होता तो मैं भूल ही गया था। अभी कुछ साल बाकी है और 100 शहरों के संसाधन के मुकदमे का समय फिर आ गया है। इस बदमाश को मारना है, यही सबसे सही समय है। हालांकि आरव के मामले को सुलझाना होगा। आप सभी अकादमी में धनपाल परिवार के शिष्यों से कहिए कि वे इन कुछ सालों में आरव से कोई झगड़ा न करें। इन 2 सालों में धनपाल परिवार और आरव शहर में चर्चा का विषय बन गए हैं। कोई भी कार्रवाई करनी हो
तो हम पर निशाना जरूर साधा जाएगा। मैं इस मामले का निपटारा कर दूंगा। आप सब जाइए। इन कुछ सालों में आरव की प्रसिद्धि में तेजी से वृद्धि हुई है। इस बार अमन धनपाल को हराकर आरव की प्रसिद्धि कुछ समय के लिए बेमिसाल रही और सप्त मार्शल गुरुकुल में अपनी शक्ति के चरम पर वे समय के सबसे बड़े व्यक्ति बन गए। शीर्ष प्रतिभा को नीचे गिराया जाना, इस तरह की बातें, ऐसा नहीं था कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस सीजन की तरह तेज ये इतिहास में पहली बार था। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि इस आरव की पृष्ठभूमि न केवल मजबूत है बल्कि उसकी अपनी ताकत भी इतनी जबरदस्त है। वो चाल वाकई अविश्वसनीय है। उस समय विशाल व्यू से अलग मैं उस चाल की ताकत भी महसूस कर सकता था। एक तलवार ने 2 सर्वोच्च अकादमी कौशलों को जबरदस्ती हरा दिया। मैं पूछता हूं, क्या उसकी ये चाल अकादमी द्वारा 7वें सर्वोच्च अकादमी कौशल के रूप में भर्ती की जाएगी? बहुत संभव है। एक बार जब यह 7वां सर्वोच्च अकादमी कौशल बन जाता है तो आरव संभवतः राजपुर कैपिटल सिटी के इतिहास में सबसे कम उम्र के हॉल ऑफ फेम सदस्य होंगे। इस समय आरव के सामने एक बहुत ही बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति थे। ये बुजुर्ग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे राजपुर नगर स्वामी के दाहिने हाथ, सप्त मार्शल गुरुकुल के वास्तविक कर्णधार आर्यमन थे। राजपुर नगर स्वामी अकादमी के नाममात्र के प्रमुख थे। आमतौर पर वो चीजों का संचालन नहीं करता था, जबकि ये आर्यमन ही अकादमी के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था। आरव, दरअसल जब तुम प्रवेश परीक्षा में थे तभी मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम्हें बहुत क्षमता है, आर्यमन ने कहा। आरव मुस्कुराया और बोला, अकादमी प्रमुख की प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यमन थोड़ा स्तब्ध रह गया। वो आरव की पक्षपात और अपमान के प्रति उदासीनता से थोड़ा हैरान था। अगर आम छात्रों को उनसे ऐसी प्रशंसा मिलती तो वे निश्चित रूप से इतना उत्साहित होते कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या कहें, लेकिन आरव जरा भी उत्साहित नहीं दिखे। आर्यमन ने पाया कि आरव द्वारा इस तरह की युद्ध तकनीक, तारे विभाजन का निर्माण करना वास्तव में कोई संयोग नहीं था। हो, सुंडरिंग स्टार्स की चाल वही थी जो तुमने तलवार मकबरा से समझी थी। आर्यमन ने भी कोई गोलमोल बात नहीं की, सीधे पूछा, ये सही है? शिष्य ने तलवार मकबरा के पहले और दूसरे स्तर को 5 साल तक गहराई से समझा और आखिरकार इस युद्ध तकनीक का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया अराजकता स्वर्ग खोलने वाली तलवार कला। ये तारे विभाजन पहली चाल है, हालांकि ये अभी पूरी नहीं हुई है। प्रमुख आर्यमन की निगाहें गहरी हो गई और उन्होंने आश्चर्य से कहा, अभी पूरी नहीं हुई? एक तलवार ने अकादमी के 2 सर्वोच्च कौशलों को हरा दिया और वास्तव में ये अभी भी एक अधूरा संस्करण था। जब ये चाल पूरी होगी तो इसकी शक्ति कितनी महान होगी? आरव ने सिर हिलाया और कहा, तलवार मकबरा वास्तव में तलवार को समझने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है, व्यापक और गहन। इस आरव ने 5 वर्षों तक कठिन परिश्रम से इसे समझा और वह भी केवल दूसरे स्तर तक ही पहुंच पाया। तलवार दांव प्रथम स्तरित स्वर्ग की भव्य पूर्णता तक अभी भी काफी दूरी है। उस समय वह दूसरे स्तर पर समझ रहा था। अंततः अराजक दिव्य सिद्धांत की प्रतिक्रिया को सक्रिय करते हुए तलवार दांव युद्ध तकनीक का प्रारंभिक रूप तैयार किया। आरव ने निरंतर पूर्णता प्राप्त करने में 1 वर्ष का समय लगाया, तभी विखंडन तारे यानी कि तारे विभाजन अस्तित्व में आए। हालांकि पहले 2 स्तरों के तलवार दांव नियम तलवार दांव प्रथम स्तरित स्वर्ग की भव्य पूर्णता तक पहुंचने की सीमा से बहुत दूर थे। विखंडन तारों में इतनी शक्ति होने के लिए एक ओर यह स्वयं युद्ध तकनीक की शक्ति के कारण था, जबकि दूसरी ओर यह उस शक्तिशाली साधना पद्धति के कारण था जिसमें आरव ने प्रशिक्षण लिया था। तो बात ऐसी ही है आरव, आज मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। इसका अंदाजा शायद तुम्हें भी हो गया होगा। चूंकि तुम्हारी युद्ध तकनीक तलवार मकबरा से निकली है तो इसे सप्त मार्शल गुरुकुल में ही रहना चाहिए ताकि बाद में आने वालों को इसका फायदा हो। बेशक अकादमी काफी मुआवजा भी देगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम तैयार हो? आर्यमन ने धीरे से कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। मैंने पिछले कुछ सालों में इन 2 स्वर्गीय तारा जेड के टुकड़ों पर तारे विभाजन के मुख्य रहस्य और अपनी तलवार दांव की समझ को पहले ही अंकित कर लिया है। बात करते हुए आरव ने स्वर्गीय तारा जेड के 2 टुकड़े निकाले और आर्यमन को दे दिए। जाहिर है आर्यमन को उम्मीद नहीं थी कि आरव इतना सीधा साधा है और स्वर्गीय तारा जेड मिलने से पहले कुछ देर के लिए वो बेसुध सा था। पूर्व छात्रों ने उन्हें स्वयं समझी गई साधना पद्धति पर अधिकार दिलाया। उनमें से अधिकांश अपनी ही वस्तुओं को प्रिय मानते थे और उन्हें त्यागने को तैयार नहीं थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव ने वास्तव में स्वर्गीय तारा जेड भी तैयार किया होगा। आर्यमन ने आरव को काफी समय से देखा था, लेकिन आज आरव से मिलकर ही उसे पता चला कि उसके सामने खड़ा ये युवक बाकियों से अलग है। सूक्ष्म विचार, काम करते समय सीधे मुद्दे पर, बिना किसी झिझक और लापरवाही के। और भी मुश्किल बात यह थी कि आरव की समझने की क्षमता असाधारण रूप से उच्च थी। उसकी प्रतिभा दूसरों से कहीं बढ़कर थी। वो अकादमी के उन प्रतिभाशाली लोगों से कोसों आगे था
जिनकी तुलना की जा सकती थी। आर्यमन ने अपनी दिव्य भावना को स्वर्गीय तारे जेड में डुबोया और उसे सरसरी तौर पर देखा। उसके चेहरे का भाव धीरे धीरे गंभीर होता गया। श्रेणी 1 की मार्शल तकनीकें आर्यमन के लिए बहुत सरल थी। अपने क्षेत्र में भले ही वो एक अपरिचित मार्शल तकनीक थी, उसे इस्तेमाल करने में उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। लेकिन इस विखंडन सितारों ने उसे वास्तव में अस्पष्टता और समझने में कठिनाई का एहसास कराया। एक पल के लिए वो वास्तव में उसकी गहराई में झांकने में असमर्थ था। यह झटका स्वाभाविक रूप से मामूली नहीं था। यार, बुरा नहीं, बहुत बढ़िया, वाकई एक अजीब और अद्भुत विचार। आरव, इतनी कम उम्र में ही तुम्हारी समझ की क्षमता वाकई बहुत मुश्किल है। आर्यमन ने एक नाटक किया और उसकी प्रशंसा की। आखिरकार वो एक अर्धचरणीय दिव्य प्रभु क्षेत्र शक्ति, एक महान विशेषज्ञ थे। वो एक छात्र के सामने ये कहकर कैसे शर्मिंदा हो सकते थे कि उन्हें वास्तव में समझ नहीं आया। बाद में उन्होंने इस मार्शल तकनीक का ठीक से अध्ययन करने की योजना बनाई। एक मार्शल तकनीक जिसे वो खुद भी नहीं समझते थे, ने वास्तव में उनमें जीतने की इच्छा जगा दी थी। आरव ने सम्मानपूर्वक कहा, अकादमी प्रमुख की प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिष्य भी भाग्यशाली था। आरव स्वाभाविक रूप से जानते थे कि वो ऐसा दिखावा कर रहे थे। हालांकि तारों का विखंडन केवल तलवार दांव की प्रथम स्तरीय स्वर्गीय युद्ध तकनीक थी, लेकिन इसमें अराजक दिव्य सिद्धांत के दांव संचय के साथ साथ सप्त मार्शल गुरुकुल के अनगिनत पूर्ववर्तियों की कड़ी मेहनत का क्रिस्टलीकरण भी शामिल था। इसे समझना इतना आसान कैसे हो सकता था? यदि ये इतना सरल था, तो वो किस आधार पर अर्धचरणीय स्वर्ग झलक अमन धनपाल को पराजित कर सकता था, जबकि उसने अंतिम चरणीय ग्रोटो प्रोफाउंड शक्ति में प्रवेश किया था? इसके अलावा हालांकि दिव्य शिलालेख स्वर्गीय दांवों को चित्रित कर सकते थे, लेकिन इसे चित्रित करते समय कुछ हानियां अवश्य होती थी। विरासत को समझा जा सकता था, लेकिन इसे आसानी से समझ आने वाले शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। केवल इसके गहरे अर्थ को सही मायने में समझकर ही इसकी पूरी शक्ति को उजागर किया जा सकता था। इसलिए आरव वास्तव में इस कौशल के फैलने के बारे में चिंतित नहीं थे। उन्हें लगभग यकीन था कि वर्तमान में सप्त मार्शल गुरुकुल में ऐसा कोई भी नहीं था जो इस मार्शल तकनीक को सही मायने में समझ सके। आरव, इस बारे में क्या ख्याल है? चूंकि तारों को विभाजित करना अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए जब मैं नगर स्वामी महामहिम को रिपोर्ट करूंगा, तब हम इसे अस्थायी रूप से एक अर्ध सर्वोच्च अकादमी कौशल के रूप में स्थापित कर देंगे। जहां तक इनाम की बात है, वो आपको सर्वोच्च अकादमी कौशल के मानक के रूप में दिया जाएगा, 1 लाख योगदान अंक। आप क्या सोचते हैं? हालांकि आर्यमन ने चर्चा के लहजे में बात की, लेकिन वास्तव में इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा सप्त मार्शल गुरुकुल में 1 लाख अंक वास्तव में पहले से ही काफी थे। इन 1 लाख अंकों के साथ वो बाहरी कोर्ट के पॉइंट स्टोन पर पहले ही पहला स्थान पक्का कर चुका था। आरव मुस्कुराया और बोला, तो मुझे अकादमी प्रमुख का बहुत बहुत धन्यवाद करना होगा। खैर, क्या मैं अकादमी प्रमुख को कुछ स्पिरिट औषधियों के बदले में मदद करने के लिए परेशान कर सकता हूं? आर्यमन स्तब्ध रह गया और बोला, स्पिरिट औषधियां? क्या तुम सीधे जाकर उन्हें नहीं बदल सकते? आरव ने कहा, मुझे जितनी मात्रा की जरूरत है वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा कुछ स्पिरिट दवाइयां आम नहीं है। अगर मैं जाकर खुद ही बदल लूं तो? आर्यमन ने जैसे ही सुना वो समझ गया और सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, बाद में तुम मेरे लिए एक सूची ले आना। आरव ने जेड की एक और पर्ची निकाली और कहा, मैंने इसे पहले ही तैयार कर लिया है। आर्यमन फिर से ठिठक गया और खुद पर हंसने से खुद को नहीं रोक पाया और बोला, बच्चे, तुम वाकई धीरे धीरे आगे बढ़े हो और हर कदम पर अपनी पकड़ मजबूत करते हो। लगता है तुम पूरी तैयारी से आए हो। आरव मुस्कुराया और बोला, तैयारी से खतरे टल जाते हैं। अकादमी प्रमुख रोजाना कई समस्याओं से जूझते हैं, बाद में आकर तुम्हें फिर से परेशान करना कितना बुरा होगा। आर्यमन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे दे दो। 3 दिन बाद अकादमी में रहने वाले सभी छात्र इकट्ठा होंगे और तुम्हें ऋषि शिला पर अपना नाम खुदवाते हुए देखेंगे। जब आरव विदा होकर चले गए तो आर्यमन को सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। वो एक अर्धचरणीय दिव्य प्रभु महाशक्ति वास्तव में सभी पहलुओं में आरव से आधा कदम पीछे रह गया। ये बहुत निराशाजनक था। ये बच्चा सचमुच सरल नहीं है। आर्यमन ने प्रशंसा की। चौक पर हजारों लोग साफ सुथरी पंक्तियों में खड़े थे। हर कोई मंच पर उस युवा आकृति को देखने के लिए अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु नजरों से देख रहे थे। बेशक कुछ बहुत ही अप्रिय नजरें भी थी, जैसे दुष्यंत चौकसी और नक्श धनपाल। सप्त मार्शल गुरुकुल में हॉल ऑफ फेम एक सर्वोच्च सम्मान था। ऋषि शिला पर अपना नाम अंकित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने सप्त मार्शल गुरुकुल में अपार योगदान दिया और सप्त मार्शल गुरुकुल के इतिहास में एक शानदार स्ट्रोक छोड़ा। ऋषि शिला को आमंत्रित करें। जैसे ही आर्यमन के शब्द धीमे हुए, शून्य में एक कंपन हुआ। एक विशाल पत्थर का टुकड़ा
धीरे धीरे अंतरिक्ष को चीरता हुआ सबके सामने प्रकट हुआ। जैसे ही ऋषिशिला प्रकट हुई, आरव के चेहरे पर भी कठोरता छा गई। इससे निकलने वाली आभा ने लोगों को पूजा में साष्टांग प्रणाम करने के लिए प्रेरित किया। वो एक पवित्र आभा थी। आरव ने इस आभा को निष्क्रिय करने से पहले छोटे हेवनस्पिन पर्वत की शक्ति को थोड़ा सा एकत्रित किया। सिर उठाकर देखा तो विशाल चट्टान पर सुनहरी रोशनी लहरा रही थी। हर एक नाम आंखों को चकाचौंध कर रहा था। ऋषि शिला को प्रणाम। आर्यमन ने आगे बढ़कर ऋषि शिला की ओर प्रणाम किया। चौक पर मौजूद हजारों शिष्यों ने भी झुककर प्रणाम किया। कोई भी बता सकता था कि वे सभी हृदय की गहराइयों से आदरपूर्वक प्रणाम कर रहे थे। आरव ने भी नतमस्तक होकर प्रणाम किया। ये पूर्व ऋषि उसके प्रणाम के योग्य थे। वो जानता था कि तलवार मकबरा में तलवारें इन पूर्व ऋषियों द्वारा छोड़ी गई थी। प्रणाम समाप्त करके आर्यमन ने स्पष्ट स्वर में ऋषि शिला से कहा, आज हमारे शिष्य आरव स्वयं निर्मित तलवार कला, सुविभाजक तारे, तलवार मकबरा में 6 सर्वोच्च अकादमी कौशलों पर विजय प्राप्त कर अकादमी को उपहार स्वरूप दे रहे हैं, और इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। वर्तमान अकादमी प्रमुख आर्यमन में ऋषि शिला को सादर आमंत्रित करते हैं कि वे आरव को शब्द उकेरने और अपना नाम छोड़कर हॉल ऑफ फेम में प्रवेश करने की अनुमति दें। जैसे ही आर्यमन की आवाज धीमी हुई, ऋषि शिला अचानक एक तेज रोशनी से चमक उठी। सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली और आरव को अपने अंदर समाहित कर लिया। आरव के चेहरे पर एक कठोर भाव आ गया, मानो उसके सारे राज उजागर हो रहे हों। लेकिन ठीक इसी समय आरव के शरीर से एक भयानक आभा का प्रवाह निकला, जो अचानक उल्टी दिशा में ऊपर की ओर बहते हुए ऋषि शिला को अपनी ओर आवृत कर रहा था। गड़गड़ाहट। ऋषि शिला को ऐसा लग रहा था जैसे उसे जबरदस्त उत्तेजना का अनुभव हुआ हो, और वो हवा में जोर जोर से कांपने लगी। एपिसोड 1392, 3 धनुष। ये इस ऋषि शिला में क्या खराबी है? आर्यमन ने ऋषि शिला को अविश्वास से देखते हुए चौंककर चीख मारी। क्रैक क्रैक क्रैक। ऋषि शिला पर सचमुच बारीक दरारें पड़ गई। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो अनजाने में ही वे घबरा गए, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। वरिष्ठ, यहां क्या हो रहा है? क्या यह छोटे हेवनस्पिन पर्वत का प्रभाव है? आरव ने धूलिन से पूछा। अरे, यह ऋषि शिला तो किसी दिव्य भगवान का गहन खजाना है। छोटे हेवनस्पिन पर्वत में झांकने की हिम्मत करना, क्या यह कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं है जो आर्सेनिक खाकर मृत्यु की तलाश में है? धूलिन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। आरव को अपना सिर भारी महसूस हुआ। अगर यह टूटा जाता तो सप्त मंगल गुरुकुल निश्चित रूप से उस पर शक करते। वरिष्ठ, क्या आप छोटे हेवनस्पिन पर्वत को पीछे खींच सकते हैं या नहीं? इस हालत में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, आरव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। धूलिन मुस्कुराया और बोला, आपने छोटे हेवनस्पिन पर्वत को परिष्कृत किया था, फिर मुझसे पूछने क्यों आए? आरव स्तब्ध रह गया और चुपके से अराजक दिव्य सिद्धांत को घुमाते हुए छोटे हेवनस्पिन पर्वत से संवाद करने का प्रयास करने लगा। निश्चित रूप से छोटे हेवनस्पिन पर्वत द्वारा छोड़ा गया वो दमन धीरे धीरे अपने आप थम गया। जब आरव ने स्थिति देखी तो उसने भी राहत की सांस ली। तीव्र कंपन के बाद ऋषि शिला अंततः स्थिर हो गई। वे टूटी हुई महीन रेखाएं पहले से ही धीरे धीरे ठीक हो रही थी। ये दृश्य देखकर तभी आर्यमन के चेहरे पर थोड़ा निखार आया। अकादमी प्रमुख, यहां क्या हो रहा है? आरव ने डरने का नाटक करते हुए कहा। आर्यमन भी अनिश्चित था और उसने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं आई। क्या अभी तुम्हें कोई खास एहसास हुआ? आरव ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। आर्यमन ने भौहें चढ़ाई और कहा, तो ये अजीब है। मुझे लगता है कि ऋषि शिला किसी चीज से डरी हुई है, लेकिन अब उसे सामान्य हो जाना चाहिए था। तो चलिए समारोह जारी रखते हैं, अक्षर उकेरते हैं। आरव ने सिर हिलाया, उछला और आकाश की ओर उड़ गया। खड़खड़ाहट। धूली संहारक तलवार अचानक बाहर निकली और ऋषि शिला पर आरव 2 बड़े शब्द उकेर दिए। आरव नीचे उतरा। वे 2 बड़े अक्षर तुरंत चमकदार, सुनहरे, चमकदार और आकर्षक हो गए। जब सभी ने आरव की वीरता और वीरतापूर्ण आचरण देखा तो वे सभी अत्यंत ईर्ष्यालु हो गए। जब नक्श धनपाल ने जीवन में पहली बार इस दृश्य को देखा तो उसे ईर्ष्या ये भावना हुई। शुरू से ही वो हमेशा ईर्ष्या का पात्र रहा था। उसकी नजर में केवल दिव्य प्रभु लोक था। उसके समक्षों में उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। लेकिन आज वो युवक जिसे उसने मृत घोषित कर दिया था, उससे पहले हॉल ऑफ फेम में प्रवेश कर गया और सप्त मंगल गुरुकुल के इतिहास में सबसे कम उम्र का हॉल ऑफ फेम सदस्य बन गया। उसने आरव की ओर देखा। पीछे का दृश्य, उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। नक्श धनपाल ने पहले ही मन बना लिया था। इस बार 100 नगरों के प्रगलन परीक्षण में उसे आरव को अंदर ही अंदर मरना ही था। आरव को अपना नाम अमर करने के लिए बधाई। ऋषि को सम्मानपूर्वक हॉल ऑफ फेम में विदा करें। आर्यमन की आवाज में
ऋष्यशिला एक बार फिर शून्य में छिप गई, गायब हो गई। आज से आप सभी को आरव की कृपा प्राप्त होगी। आरव को प्रणाम करो और उन्हें श्रद्धांजलि दो। आर्यमन ने सभी छात्रों से कहा। नक्श धनपाल, दुष्यंत चौकसी और धनपाल परिवार के सभी शिष्यों के चेहरों पर बहुत ही भद्दे भाव थे। खासकर नक्श धनपाल, उसे वास्तव में आरव को झुककर सम्मान देना पड़ा। ये उसे मारने से भी ज्यादा भयानक था। प्रणाम। चौक पर मौजूद कई हजार छात्रों ने आरव को प्रणाम किया। दुष्यंत चौकसी के हावभाव कई बार बदले। आखिरकार फिर भी उसने अनिच्छा से अपनी कमर नीचे झुका ली। पूरे चौक में केवल नक्श धनपाल ही स्थिर खड़ा था। आर्यमन की भौहें तन गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, नक्श, तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? नक्श धनपाल का चेहरा लाल हो गया था। उसके सिर में आक्रोश चरम पर था। आरव ने नक्श धनपाल को बड़ी दिलचस्पी से देखा। यह देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि वो क्या करेगा। आरव ने भी शुरू में कभी उम्मीद नहीं की थी कि तारे विभाजन को सौंपने का वास्तव में इस तरह का गौण प्रभाव होगा। उस समय इस नक्श धनपाल ने उसे बिल्कुल भी अपनी नजरों में नहीं लिया था, लेकिन अब उसे उसके सामने झुकना पड़ा। वो शायद बेहद अनिच्छुक था, है ना? नक्श धनपाल के हावभाव कई बार बदले और उसने जोर से कहा, महाराज अकादमी प्रमुख, नक्श धनपाल जीवन भर इस तलवार की साधना नहीं करेगा। उसे प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आरव को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी अभी भी इतना दृढ़ है। तभी आर्यमन ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम इस तलवार की साधना नहीं करते, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सप्त मंगल गुरुकुल के छात्र नहीं हो? तुम ये गारंटी देने की हिम्मत करते हो कि तुम्हारे ऋषि भी इस तलवार की साधना नहीं करेंगे? पूर्वज, पेड़ों की छाया में अपनी संतानों के लिए पेड़ लगाओ। पूर्व ऋषियों द्वारा छोड़ी गई युद्ध तकनीकें और साधना विधियां पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ पहुंचाती है। तुम्हें न झुकने का क्या अधिकार है? नक्श धनपाल की उंगलियां तब तक भींची रही जब तक वे चटक नहीं गई। अंत में उसने फिर भी अपना गर्वित सिर नीचे किया और आरव की ओर झुक गया। वो जानता था कि आर्यमन का विरोध करते रहने का परिणाम सप्त मंगल गुरुकुल से निकाला जाना था। धनपाल परिवार भी सप्त मंगल गुरुकुल की तुलना नींव से नहीं कर सकता था। बाहर निकाले जाने पर उसके पास प्रशंसा के योग्य कुछ भी नहीं होगा। ये दृश्य देखकर आरव के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। ये आदमी अंत में भी झुक गया। इस समय नक्श धनपाल ने झुकना समाप्त ही किया था। सिर उठाकर और मुस्कान की ये झलक देखकर अपमान का भाव तुरंत उसके सीने में भर गया। दूसरा प्रणाम। आर्यमन फिर चिल्लाया। सबने फिर से प्रणाम किया। नक्श धनपाल को लगा जैसे वो फटने ही वाला है, लेकिन उसके पास एक बार फिर आरव की ओर झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तीसरा प्रणाम। नक्श धनपाल का पूरा शरीर कांप उठा जब उसने एक बार फिर झुककर प्रणाम किया। समारोह संपन्न। जैसे ही आर्यमन की आवाज धीमी हुई, नक्श धनपाल ने तुरंत अपनी आस्तीनें उतारी और चले गए। आज का दिन उनके लिए बेहद अपमानजनक था। वो और आरव एक ही आसमान के नीचे नहीं रह सकते थे, लेकिन उनके पास इस दुश्मन के सामने झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह सचमुच एक त्रासदी थी। सबके चले जाने के बाद लिटिल फैटी पुलकित ने आरव को ढूंढा और जोरदार हंसी के साथ कहा, क्या तुमने नक्श धनपाल के हावभाव देखे? अभी अभी इसने सचमुच लॉर्ड फैटी को मार डाला, मुझे। लेकिन मेरी हंसने की हिम्मत नहीं हुई और मैं लगभग अंदर ही अंदर चोट खाकर अकड़ गया। हा। लिटिल फैटी की हंसी ऐसी थी मानो आसपास कोई हो ही नहीं, और लोगों ने तिरछी नजरों से देखा। धनपाल परिवार के सभी शिष्य आक्रोश भरी निगाहों से देखने लगे। इन अमित्र निगाहों को भांपकर लिटिल फैटी हंस पड़ा और बोला, क्या मुझे मारना चाहते हो? चलो आओ मुझे मारो। हा, मुझे बस ये देखना अच्छा लगता है कि तुम सब मुझे देखकर नाराज हो रहे हो और मुझे मार नहीं सकते। आरव ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। पिछली बार की घटना के बाद से ये बदमाश एक अलग ही इंसान बन गया था। हालांकि वो अब भी वही मजाकिया व्यक्तित्व वाला था, लेकिन अब वो पहले जितना कमजोर नहीं रहा, बल्कि अतुलनीय रूप से घमंडी हो गया था। तारे विभाजन के एक सर्वोच्च अकादमी कौशल बनने से स्वाभाविक रूप से कई छात्रों का ध्यान आकर्षित हुआ। इसकी शक्ति सभी ने पहले भी इसका अनुभव किया था। सभी इसके लिए बेहद लालायित थे, लेकिन इसके बदले अंक खर्च करने के बाद उन्हें निराशा हुई कि यह मार्शल तकनीक वाकई बहुत गहरी थी। आरव की व्यक्तिगत डायरी भले ही बहुत विस्तृत थी, लेकिन उन्हें समझना भी बहुत मुश्किल था। आर्यमन ने जितना ज्यादा तारे विभाजन का अध्ययन किया, उतना ही ज्यादा उसे आश्चर्य हुआ। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अपने क्षेत्र के साथ इस मार्शल तकनीक के बारे में भी उसके कई समझने में मुश्किल पहलू थे, लेकिन निस्संदेह ये एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल तकनीक थी। आरव ने पीछे नहीं हटे। इसके विपरीत उन्होंने बहुत सारे नोट्स बनाए। ये बस इतना था कि इस युद्ध तकनीक के कुछ क्षेत्र अराजक दिव्य सिद्धांत से मेल खाते थे। इस साधना पद्धति की पहले से साधना किए बिना
तारा विभाजन को पूरी तरह से समझना स्वर्गारोहण के समान कठिन था। आर्यमन ने 1 महीने तक पूरी एकाग्रता से अध्ययन किया और वास्तव में तारा विभाजन की शक्ति का केवल 50% ही प्रकट कर पाए। वो एक कदम और आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो ऐसा नहीं कर पाए। एपिसोड 1393 100 नगरों का प्रगलन परीक्षण। आरव, ठीक नहीं, हालात खराब है। ओह, शिक्षक खन्ना। छोटा मोटा बहुत अधीरता से आरव के घर में भागा। उसने पाया कि आरव सुकेश खन्ना के सामने बैठे थे। आरव मुस्कुराए और बोले, क्या ये सिर्फ एक सूची जारी करना नहीं है? क्या इतना हंगामा मचाने की जरूरत है? लिटिल फैटी दंग रह गया और बोला, तुम्हें पता था? आरव ने कहा, गुरु सुकेश खन्ना ने मुझे पहले ही बता दिया था। क्यों? तुम्हें भी तो चुना गया था। लिटिल फैटी ने जैसे ही सुना खुशी से बोला, बिल्कुल। ये लॉर्ड फैटी पहले ही रॉकविन गुफा में 6ठे स्तर तक पहुंच चुका है। ये तो एक बेहतरीन शिष्य है। इस बार आरव को झटका लगने की बारी थी। रॉकविन गुफा और तलवार मकबरा एक ही थे। दोनों ही चुनौतियों को पार करने की जगह हैं। बस बात यह थी कि तलवार मकबरा तलवार दांव की साधना का स्थान था, जबकि रॉकविन गुफा वायु के नियमों की साधना का स्थान था। इस लिटिल फैटी ने इतने समय पहले उसके सामने ऐसा कभी नहीं कहा था। आरव को उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में रॉकविन गुफा के 6ठे स्तर तक पहुंच चुका है। ये जानना जरूरी था कि अमन धनपाल भी इस समय केवल तलवार मकबरा 6ठे स्तर की शक्ति ही थे। वायु नियमों के क्षेत्र में लिटिल फैटी की प्रतिभा सचमुच दुर्लभ थी। आरव को हॉल ऑफ फेम में प्रवेश किए 6 वर्ष बीत चुके थे। आरव ने ये 6 वर्ष बहुत शांति से बिताए। वस्तुतः कोई भी उनसे झगड़ने नहीं आया। तब से धनपाल परिवार आरव के सामने बिल्कुल शांत रहा। पहले कोई भी उन्हें उकसाने नहीं आया। इस प्रकार आरव के 6 वर्ष भी साधना में समर्पित रहे। औषधीय गुणों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने असंख्य खजाना टॉवर और सप्त मंगल गुरुकुल से प्रथम स्तर की दिव्य श्रेणी की आत्मा औषधियों का एक बड़ा बैच प्राप्त किया। आरव ने विश्व दमनकारी स्तंभ में 30 वर्षों तक शोध किया और अंततः प्रथम स्तर की उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियों के औषधीय गुणों को अच्छी तरह से समझ लिया और औषधीय गोलियों का एक नया बैच तैयार किया। गोलियों के सूत्र प्राप्त करने वाले असंख्य खजाना टॉवर ने स्वाभाविक रूप से फिर से अपार धन अर्जित किया। इसके लिए असंख्य खजाना टॉवर ने आरव को फिर से 5 करोड़ निम्न श्रेणी के दिव्य सार रत्न पुरस्कार स्वरूप दिए। बाकी 3 वर्षों तक आरव तलवार मकबरा में कष्ट सहते रहे और लगातार तारा विभाजन में निपुणता प्राप्त करते रहे। कुछ दिन पहले आरव तलवार मकबरा के 3रे स्तर को पार करके 4थे स्तर में प्रवेश कर चुके थे। ठीक इसी समय सुकेश खन्ना आए और उन्हें बताया कि 100 शहरों के प्रगलन परीक्षण शुरू होने वाला है और उन्हें 100 शहरों के प्रगलन परीक्षण में भाग लेने वाले छात्रों में से एक के रूप में चुना गया। ये मूल रूप से एक बहुत ही सामान्य बात थी। 100 शहरों के प्रगलन परीक्षण में सबसे उत्कृष्ट छात्रों को भाग लेने के लिए चुना जाता था। आरव का प्रदर्शन इतना आकर्षक था कि उन्हें न चुनने का कोई कारण नहीं था। इसमें आलोचना करने का कोई मौका नहीं था। लेकिन इस बार टीम का नेतृत्व कर रहे 2 शिक्षकों में से एक धनपाल परिवार का सदस्य था। इन कुछ सालों में धनपाल परिवार बहुत शांत रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार उनका लक्ष्य 100 सिटीज स्मेल्टिंग ट्रायल होगा। मैं अकादमी प्रमुख को ढूंढने गया था, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आरव, इस यात्रा में तुम्हें सावधान रहना होगा, सुकेश खन्ना ने गंभीर स्वर में कहा। आरव ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि धनपाल परिवार की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो अकादमी के निर्णयों को प्रभावित कर सके। सुकेश खन्ना ने सिर हिलाया और कहा, खजाना टावर आखिरकार एक बाहरी ताकत है। अकादमी में उसका प्रभाव बहुत कमजोर है, लेकिन धनपाल परिवार अलग है। वे राजपुर राजधानी में न जाने कितनी पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, चाहे अकादमी में हो या नगर स्वामी मनोर में। उनकी शक्ति और प्रभाव बहुत गहरे हैं। हालांकि वे ऊपरी तौर पर अकादमी से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन गुप्त रूप से कुछ चालें चलने से बचना वाकई नामुमकिन है। आरव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, लगता है धनपाल परिवार को अभी भी दर्द शब्द लिखना नहीं आता। फिर तो मुझे उन्हें अच्छी तरह सिखाना ही होगा। सुकेश खन्ना ने आह भरी और कहा, आरव, इस बार नक्श धनपाल स्वयं कार्रवाई कर रहे हैं। 100 शहरों के प्रगलन परीक्षण में इस बार आप कोई उपलब्धि हासिल करने के बारे में नहीं सोचेंगे। रहस्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद छिपने के लिए कोई जगह ढूंढना और परीक्षण समाप्त होने पर फिर से बाहर आना ही बेहतर होगा। मैंने इस बार एक आंतरिक दरबारी शिष्य की भी व्यवस्था की है। उस समय वो आपकी देखभाल करेगा। आरव मुस्कुराए और बोले, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु सुकेश। 100 शहरों के प्रगलन परीक्षण में 100 राजधानियों द्वारा अपने अधीन शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए एक संयुक्त परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण में भाग लेने वाले सभी विभिन्न प्रमुख राजधानियों के सर्वोच्च शिष्य थे, इसलिए आरव का चुना जाना भी एक तर्कसंगत बात थी। बस आरव को सुकेश खन्ना से पता चला कि इस यात्रा के दौरान धनपाल परिवार के वंशज से F3 लोग थे।
धनपाल परिवार में केवल एक ही प्रतिभाशाली नक्श धनपाल नहीं थे। बस उसकी रोशनी बहुत ज्यादा चकाचौंध कर रही थी, जिससे दूसरे लोग साधारण लग रहे थे। नक्श धनपाल के अलावा इस बार 100 नगरों के प्रगलन परीक्षण में भाग लेने वाले धनपाल परिवार के शिष्यों में धनुष और मुकुल धनपाल भी थे, जो स्वर्ग शिविर के 2 प्रतिभाशाली शिष्य थे। ये दोनों स्वर्ग दर्शन क्षेत्र के भी महानतम सिद्धहस्त थे। जबकि बाहरी प्रांगण के शिष्यों में अमन के साथ साथ धनपाल परिवार के 2 अन्य शिष्य भी थे। इस बार परीक्षण में केवल 30 शिष्यों का चयन किया गया। धनपाल परिवार ने 6 स्थानों पर कब्जा किया। धनपाल परिवार की शक्ति एक नजर में ही दिखाई दे रही थी। उनके सामने एक अष्टकोणीय वेदी थी। सप्तमंगल गुरुकुल के सभी शिष्य पहले ही एकत्रित हो चुके थे और इस वेदी से रहस्य क्षेत्र में जा रहे थे। जब आर्यमन ने देखा कि सभी यहां, तो उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, यहां उपस्थित सभी लोग मेरी राजपुर राजधानी की युवा पीढ़ी की विशिष्ट प्रतिभाएं हैं। 100 नगरों के प्रगलन परीक्षण से मेरी राजपुर राजधानी की प्रतिष्ठा जुड़ी है। रहस्यलोक में प्रवेश करने के बाद आपको एकजुट होकर सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभी भी सुरक्षित लौट रहा है। अकादमी प्रतिस्पर्धा की वकालत करती है। आप सभी के बीच कमोबेश कुछ न कुछ द्वेष है। मैं नहीं चाहता कि जब सभी लौटें तो आपसी लड़ाई की कोई खबर मिले, अन्यथा अकादमी इसमें शामिल लोगों को उचित सजा देगी। बात खत्म करते हुए आर्यमन की नजर सबके चेहरों पर पड़ी। सभी छात्रों के मन में भय का भाव था। आर्यमन के शब्द दरअसल धनपाल परिवार के लोगों को सुनाने के लिए कहे गए थे। आरव की प्रतिभा स्पष्ट रूप से नक्श धनपाल से एक पायदान ऊपर थी। वो नहीं चाहता था कि आरव के साथ कोई दुर्घटना हो। बस इस बार धनपाल परिवार ने एल्डर्स एसोसिएशन के जरिए दबाव डाला, जिससे धनपाल परिवार के अमरीश धनपाल को टीम का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे कई चीजें बदल गई। आर्यमन के पास कोई विकल्प नहीं था और वो सिर्फ 1-2 बार मौखिक रूप से चेतावनी दे सका। बाकी सब आरव पर ही निर्भर करेगा। अकादमी प्रमुख निश्चिंत रहें, अमरीश धनपाल इस बार मिशन में बिल्कुल भी असफल नहीं होंगे। अमरीश नामक उस धनपाल परिवार का एल्डर ने तुरंत व्यक्त किया। आर्यमन ने सिर हिलाया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस शांत भाव से कहा, ठीक है, चल पड़ो। समूह वेदी पर खड़ा था, लेकिन जब आरव पीछे मुड़ा तो लिटिल फैटी का रूप पहले ही गायब हो चुका था और वो अनायास ही भीड़ में ढूंढने लगा। आरव को पता चला कि वो जाने कब से एक बेहद नाजुक और सुंदर दिखने वाली लड़की के पास भागा जा रहा था। आमतौर पर सहज रहने वाला लिटिल फैटी इस समय सचमुच शर्मीला हो गया, मानो कोई महिला हो। मेरी श्रेया, पुलकित ने शर्माते हुए कहा। आरव को एहसास हुआ। पता चला कि ये वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन ही पुलकित के मुंह में श्रेया थी, यानी कि श्रेया दीगल थी। ये बच्ची वाकई इतनी गहराई में छिपी थी कि अब तक उसने उससे जिक्र तक नहीं किया। आरव हमेशा यही सोचता रहा कि श्रेया अभी भी ब्रिलियंट पीस सिटी में ही होगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो असल में इनर कोर्ट हेवन कैंप की शिष्या है। पुलकित को नमस्ते कहते देख श्रेया की भौहें तन गई और उसने कहा, मुझे अपनी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन कहो। पुलकित के चेहरे के भाव बदल गए और वो हकलाते हुए बोला, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन। श्रेया की भौहें थोड़ी फैल गई। उसका स्वर भी थोड़ा नरम हुआ और उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सचमुच प्रवेश परीक्षा पास कर लोगे। और तो और तुमने 100 शहरों के प्रगलन परीक्षण में भाग लेने की योग्यता भी हासिल कर ली है। पुलकित के चेहरे पर खुशी के भाव थे और उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तो बड़ा आदमी हूं। अगर मैं ये भी नहीं कर सकता तो मैं श्रेया का आदमी बनने के लायक कैसे हो सकता हूं। एपिसोड 1394, उधार के चाकू से हत्या। धमाका, छोटे मोटे का गोल शरीर सीधा बाहर उड़ गया। आउच, मेरा पिछवाड़ा। छोटा मोटा आदमी बुरी तरह रोया। इस दिखावटी छोटे मोटे आदमी की ओर सब लोग लगातार हंसी उड़ा रहे थे। अरे, ये लापरवाह और अंधा आदमी सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर श्रेया के साथ इतनी लापरवाही करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। इसका दिमाग खराब हो गया है ना। सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर श्रेया इनर कोर्ट के शिष्यों की सबसे प्रतिभाशाली है। इस छोटे मोटे आदमी के मन में उनके प्रति गलत विचार है। ये सचमुच हंस के मांस का लालच करने वाला मेंढक है। हाँ, सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर श्रेया हमारे इनर कोर्ट में एक फूल की तरह है, जो न जाने कितने युवा प्रतिभाशाली लोगों को देखकर नाक भौं सिकोड़ती है। वो इस गेंद जैसी छोटी मोटी लड़के पर कैसे मोहित हो सकती है। जब सोनू सेठ ने यह दृश्य देखा तो उसके मन में ठंडी हंसी फूट पड़ी। अपनी मृत्युशैया पर पड़ा है और अभी भी यहां लड़कियों को उठाने के मूड में है। ये मूर्ख सचमुच ये नहीं सोचेगा कि 100 शहरों के प्रगलन परीक्षण में भाग लेने का उसका हुनर दूसरों से बेहतर है ना। सोनू सेठ इस सीजन के दूसरे नंबर के रूप में स्वाभाविक रूप से 100 शहरों के प्रगलन परीक्षण के लिए भी चुना गया था। छोटा मोटा लुढ़का और रेंगता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ, फिर से श्रेया के पास डगमगाता हुआ दौड़ा, अपनी चमड़ी मोटी की और बोला, एक सज्जन तर्क से बातें करते हैं और हिंसा का सहारा नहीं लेते।
वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, आप यहां क्या कर रही है? फिर से बकवास करने की हिम्मत की। देखो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ देती हूं या नहीं। श्रेया ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं कहूंगा, अब और नहीं कहूंगा, छोटा मोटा बुदबुदाया। ठीक इसी समय वेदी पर तेज रोशनी चमकी। आध्यात्मिक ऊर्जा बेतहाशा उमड़ पड़ी। उसके बाद सभी अदृश्य हो गए। एक अंतरिक्ष मार्ग से गुजरते हुए लोगों के समूह की आंखों के सामने एक धुंधलापन छा गया। वे एक अजनबी जगह पर पहुंच गए। उनकी आंखों में वास्तव में सो वेदिया दिखाई दी। अरे, क्या ये सप्त मार्शल गुरुकुल के गुरु थंडरक्राई नहीं है? इस बार तुम लोग आ रहे हो। पिछली बार के किस स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे हो? जैसे ही वे उतरे, बगल में एक मूल देवता मौजूद थे जिन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की। इस यात्रा में अमरीश धनपाल के अलावा एक और शिक्षक टीम का नेतृत्व कर रहे थे। ये वही थंडरक्राई थे जिन्होंने उस समय आरव और बाकी लोगों को प्रवेश परीक्षा दिलाई थी। ये शब्द सुनकर थंडरक्राई की भौहें तंग गई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने खंडन नहीं किया। उन्होंने बस ठंडी खर्राटियां ली और दूसरे पक्ष को अनदेखा कर दिया। सप्त मार्शल गुरुकुल के सभी छात्र, खासकर भीतरी प्रांगण के शिष्य, धर्मी क्रोध से भर गए और दौड़कर दूसरे पक्ष से सीधे भिड़ जाना चाहते थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, वे कौन है? कितने घमंडी? छोटा मोटा श्रेया के पास गई और उत्सुकता से पूछा। श्रेया के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था और उसने ठंडे स्वर में कहा, वे सुंदरगढ़ राजधानी के लोग हैं। उनकी कुल ताकत इन 100 राजधानियों में शीर्ष 10 में स्थान पाने के लिए पर्याप्त है। सबसे जरूरी बात यह है कि सुंदरगढ़ राजधानी और हमारी राजपुर राजधानी कट्टर दुश्मन है। हर बार वे जानबूझकर हमें निशाना बनाते हैं, हमारे शिष्यों से संसाधन छीन लेते हैं। उन्हीं की वजह से हमारी रैंकिंग हर बार बहुत कम होती है, मानो पीछे से गिनती हो रही हो। लिटिल फैटी ने यह सुनते ही गुस्से से कहा, इतना घमंडी? इस बार मुझे उनके सारे संसाधन छीन लेने चाहिए। श्रेया ने उसकी तरफ आंखें घुमाई और गुस्से से बोली, तुम्हारी थोड़ी सी ताकत उनके दांतों के बीच की दरारों को भरने के लिए भी काफी नहीं है, फिर भी उनके संसाधन छीन लो? लिटिल फैटी हंसी और बोली, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो, लेकिन मेरी तुलना अब पहले से ही नहीं की जा सकती। इस बार मुझे तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारी दूरदर्शिता सही है। यह आदमी बकवास कर रहा है। श्रेया ने उसे घूर कर देखा, लेकिन अन्य राजधानियों के शिष्यों के सामने वो भड़क नहीं सकती थी और इसे बस सहन कर सकती थी। जब सुंदरगढ़ राजधानी के मूल देवता ने थंडरक्राई को कुछ न कहते देखा, तो वो अपने आप पर और भी प्रसन्न हुआ। उसने अचानक अपनी नजर आरव पर घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, स्कत्स्का, राजपुर राजधानी के युवा शिष्य हर पीढ़ी के साथ सचमुच और भी बदतर होते जा रहे हैं। एक अंतिम चरण का ग्रोटो प्रोफाउंड वास्तव में सो शहरों के प्रगलन परीक्षण में भी भाग ले सकता है। क्या तुम सबको सचमुच लोग नहीं मिल रहे हैं? हा हा हा। थंडरक्राई की नजरें उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी मूर्ख को देख रही हों। आरव का साधना क्षेत्र वाकई बहुत उलझाने वाला था, लेकिन बाहरी दरबार के शिष्यों के इस समूह में उसकी ताकत निश्चित रूप से शीर्ष 3 में शुमार हो सकती थी। अगर सुंदरगढ़ राजधानी ने आरव पर हमला किया तो उन्हें भारी नुकसान उठाना ही था, लेकिन थंडरक्राई स्वाभाविक रूप से कुछ भी स्पष्ट नहीं करते। इस मूर्ख को खुद पर उपहास का पात्र बनने दो। करण, लोगों को नीचा मत समझो। आरव हमारे बाहरी दरबार के शिष्यों के समूह में सबसे ताकतवर है। इस सीजन का सबसे बड़ा कुत्ता भी उसके हाथों हार गया। अपने बाहरी दरबार के शिष्यों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए, वरना अगर वे अपनी जान गंवा देते हैं तो मुझे आपको चेतावनी न देने के लिए दोष मत देना। जैसे ही थंडरक्राई मन ही मन खुद पर प्रसन्न हुआ, अमरीश धनपाल अचानक आगे आया और उसने धार्मिक आक्रोश के साथ करण की निंदा की। राजपुर राजधानी के छात्रों के हावभाव बदल गए। उधार के चाकू से हत्या करने का अमरीश धनपाल का इरादा वाकई बहुत साफ था। ऐसा लग रहा था जैसे अमरीश धनपाल राजपुर राजधानी की प्रतिष्ठा की रक्षा कर रहे थे, लेकिन असल में वे करण को आरव को निशाना बनाने की चेतावनी दे रहे थे। अमरीश धनपाल, इसका क्या मतलब है? थंडरक्राई ने गुस्से से कहा। थंडरक्राई, सुंदरगढ़ राजधानी लोगों को बहुत ज्यादा धमका रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इसे बर्दाश्त करते रहो? अमरीश धनपाल ने न तो चापलूसी से और न ही घमंड से कहा, लेकिन किनारे पर करण ने आरव को संदेह से देखा और कोई असामान्य क्षेत्र नहीं देखा। क्या अंतिम चरण का ग्रोटो प्रोफाउंड एक शीर्ष प्रतिभा को हरा सकता है? क्या यह बच्चा बहुत मजबूत था, या राजपुर राजधानी का इस सीजन का शीर्ष प्रतिभा बहुत कमजोर था? ठीक इसी समय आकाश से एक आभासी छवि उतरी और चौक के मध्य में प्रकट हुई। वे सभी मूल देवता लोक के शक्ति गृहों ने प्रणाम किया और कहा, हम भगवान जैक्सन को प्रणाम करते हैं। इस जैक्सन को देखकर आरव का हृदय द्रवित हो गया। इस आभासी छवि ने उन्हें जो अनुभूति दी वो उस समय के राजपुर नगर स्वामी जैसी ही थी। वे वास्तव में दिव्य प्रभु क्षेत्र के शक्तिगृह थे। जैक्सन ने थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से कहा, पलक झपकते ही 200 साल और बीत गए। लगता है आप सभी के पास फिर से कई नए चेहरे हैं।
मैं मुकदमे के नियमों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि सभी को पहले से ही सब कुछ साफ साफ समझ आ गया होगा। ये बूढ़ा आदमी सिर्फ नतीजों को देखता है, प्रक्रिया को नहीं। आप सब चाहे जो भी तरीका अपनाएं, अंत में जो सबसे ज्यादा प्राकृतिक खजाने हासिल करेगा वही विजेता होगा। इस बार जो राजधानी पहले स्थान पर आएगी उसे एक 4 सितारा दिव्य गोली मिलेगी। भीतरी प्रांगण के पहले स्थान वाले को एक दिव्य दिव्य कलाकृति आत्मा संग्रह प्लेट मिलेगी और बाहरी प्रांगण के पहले स्थान वाले को 10 रोते हुए आत्मा फल मिलेंगे। सब लोग कड़ी मेहनत करो। जैसे ही जैक्सन के शब्द निकले तुरंत हंगामा मच गया। इस बार का इनाम असल में आत्मा संग्रह प्लेट है। इससे साधना की गति 10 गुना तेज हो सकती है। रोता हुआ आत्मा फल, यह वास्तव में रोता हुआ आत्मा फल है। 10 रोते हुए आत्मा फल मेरे लिए स्वर्ग झलक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार पुरस्कार वास्तव में इतने उदार होंगे। लगता है मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। ये पुरस्कार सुनकर कई लोग अतुलनीय रूप से उत्साहित थे। स्पष्ट रूप से पुरस्कृत की गई सभी वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ थी। आरव भी ये सुनकर मन ही मन चौंक गया। वो 4 सितारा दिव्य गोली स्पष्ट रूप से राजधानी के नगर स्वामी को प्रदान की जानी थी। बस इसे प्राप्त करने वाला केवल एक नगर स्वामी था। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रत्येक राजधानी ने 100 शहरों के प्रगलन परीक्षण पर इतना ध्यान दिया। जैक्सन ने हाथ हिलाया। सभी के सामने कई हजार हरी बत्तियां प्रकट हुई। आरव ने अपनी आंखें केंद्रित की और देखा। ये एक जेड पेंडेंट था। तुम सब लोग जेड पेंडेंट को अच्छी तरह से रखना। मैं अभी तुम सबको अपने अपने इलाकों में भेज दूंगा। जैसे ही तुम्हें कोई खतरा महसूस हो, जेड पेंडेंट को कुचल देना। तुम सबको तुरंत वेदी पर वापस पहुंचा दिया जाएगा। बेशक तुम लोगों के शरीर पर लगे स्टोरेज रिंग भी वही छोड़ दिए जाएंगे। बात करते हुए जैक्सन दोनों हाथों से मुहरों को मसल रहा था। आरव को बस अपनी आंखें धुंधली होती महसूस हुई। उसका शरीर फिर से जहां था वहां से गायब होता जा रहा था।